हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर। यूनिट जो है वो है रिप्रोडक्शन। ठीक, तो इसका इंट्रोडक्शन है, उससे हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। बायोलॉजी इन इसेंस इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोलॉजी क्या है? स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। वाइल इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स डाई विदाउट फेल। इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं वो डाई होती है विदाउट फेल। Species continue to live through millions of years unless threatened by natural or anthropogenic extinction. So species जो है millions of years तक रहती है, जब तक उसको कोई natural event उसको मार ना दे तब तक वो रहती है। ठीक, सो रिप्रोडक्शन बिकम्स अ वाइटल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन जो एक वाइटल प्रोसेस है, विदाउट विच स्पीशीज कैन नॉट सर्वाइव। बिना उसके स्पीशीज सर्वाइव नहीं कर सकती है। ईच इंडिविजुअल लीव्स इट्स प्रोजेनी बाय सेक्शुअल और एसेक्सुअल मीन्स। सो हर इंडिविजुअल जो है अपनी प्रोजेनी, अपने मतलब बच्चों को बनाता है बाय सेक्शुअल और एसेक्सुअल और सेक्शुअल मीन्स से। सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनेबल्स क्रिएशन ऑफ न्यू वेरिएंट्स। सो जो सेक्शुअल मोड होता है रिप्रोडक्शन का, इससे न्यू वेरिएंट्स बनाए जाते हैं, मतलब वेरिएशंस आती है ऑफस्प्रिंग में। सो दैट सर्वाइवल एडवांटेज, जिसकी वजह से क्या मिलता है? सर्वाइवल एडवांटेज मिलता है, इज एनहांस्ड। दिस यूनिट एक्सप्लेन्स द डिटेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स में एंड ह्यूमंस as easy to relate representative examples. A related perspective, human reproduction health and how reproductive ill health can be avoided is also presented to complete our understanding of biology of reproduction. So reproductive health के बारे में भी बताया गया है आगे के चैप्टर में। ठीक है, सो यहाँ पे साइंटिस्ट है, उनके बारे में दिया है। सो बॉर्न इन नवंबर 1904 इन जयपुर राजस्थान, Panchanan Maheshwari rose to become one of the most distinguished botanists not only of India but of the entire world. पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े बॉटनिस्ट जो थे वो थे, क्या नाम है? पंचानन महेश्वरी। ठीक, he moved to Allahabad for higher education where he obtained his DSc during his college days. He was inspired by Dr. W. Dugden as an American missionary teacher to develop interest in botany and especially morphology. So ये जो एक अमेरिकन टीचर से मिले, जिनके साथ इन्होंने क्या किया? डेवलप किया इंटरेस्ट इन बॉटनी एंड मॉर्फोलॉजी में। ठीक है, फ्लावर्स की प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी में। हिज टीचर वंस एक्सप्रेस्ड दैट इफ हिज स्टूडेंट प्रोग्रेस अहेड ऑफ हिम इट विल गिव हिम अ ग्रेट सेटिस्फैक्शन। अच्छा, दिस वर्ड्स एनकरेज्ड पंचानन टू एक्वायर व्हाट ही कुड डू फॉर हिज टीचर इन रिटर्न। सो उसके टीचर ने बोला अगर वो उससे टीचर से आगे बढ़ जाएगा तो उनके लिए बहुत अच्छा, मतलब बहुत गर्व की बात होगी। तो यही चीज़ ने इनकरेज किया पंचानन को, और उन्होंने जो है रिटर्न सोचा कि मैं टीचर को कुछ रिटर्न में दूँ। ही वर्कड ऑन एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। उन्होंने एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट पर काम किया। पॉपुलराइज्ड द यूज़ ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स का यूज है पॉपुलराइज किया इन टेक्सोनॉमी। ही एस्टैब्लिश्ड द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो उसने क्या एस्टैब्लिश किया? डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, किधर? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, एज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर ऑफ रिसर्च इन एम्ब्रियोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर। सो इम्पॉर्टेंट सेंटर रिसर्च का एम्ब्रियोलॉजी और टिश्यू कल्चर के लिए। ही ऑल्सो एम्फोसाइज्ड द नीड फॉर इनिशिएशन ऑफ वर्क ऑन आर्टिफिशियल कल्चर। सो आर्टिफिशियल कल्चर पे वर्क करना ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियोज। दिस डेज टिश्यू कल्चर हैज़ बिकम अ लैंडमार्क इन साइंस। टिश्यू कल्चर आजकल के टाइम में जो है बहुत यूज़ किया जाता है साइंस में। हिज वर्क ऑन टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन। सो उसने क्या किया? टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन पर भी काम किया। इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन पर वोन वर्ल्ड वाइड एक्लेम। तो उसको पूरे वर्ल्ड वाइड में जो है बहुत प्रेरणा मिली। ही वॉज ऑनर्ड विथ फेलोशिप। उसको फेलोशिप मिली ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंडन, Indian National Science Academy and several other institutions of excellence. He encouraged general education and made a significant contribution to school education by his leadership in bringing out the very first textbooks of biology for higher secondary schools, published by NCERT in 1964. ठीक है, सो ये जो है आर्टिफिशियल कल्चर, टिश्यू कल्चर। सो ये जो टिश्यू कल्चर है इसको हम जो है जैसे कि BSc MSc लेवल पे जाते हैं तब इसको जो है पढ़ते हैं टिश्यू कल्चर को।
डीप लेवल में, ठीक है। अब आते हैं हमारे चैप्टर पर, दैट इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। सो आर वी नॉट लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली? क्या हम लकी नहीं है प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं? अब क्यों लकी है? द myriads of flowers that we enjoy gazing at, the scents and the perfumes that we swoon over, the rich colors that attracts us, are all there as an aid to sexual reproduction. देखो, ये जो भी चीज़ें बात कर रही है वो किसकी बात कर रही है? फ्लावर्स की बात कर रही है। फ्लावर्स क्या करते हैं? myriads ऑफ फ्लावर्स हो गया, जिसको हम इंजॉय करते हैं, उसको देखना, उसका सेंट इंजॉय करते हैं, परफ्यूम इंजॉय करते हैं, रिच कलर्स को इंजॉय करते हैं, ये सब चीज़ें अट्रैक्ट करती है। क्या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जो फ्लावर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसका? प्लांट का। फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज्ड फॉर आवर ओन सेल्फिशनेस। फ्लावर सिर्फ हमारे लिए नहीं है। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं। A look at the diversity of structures of the inflorescence, flowers and floral parts shows an amazing range of adaptations. So जितने भी जैसे हम बात करते हैं डाइवर्सिटी की, स्ट्रक्चर्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस मतलब फ्लावर का गुच्छा, जो फ्लावर का गुच्छा रहता है वो फ्लावर्स हो गए, फ्लोरल पार्ट्स हो गए, कितना अमेजिंग रेंज ऑफ अडाप्टेशंस है, मतलब कितने डिफरेंट तरह के फ्लावर्स होते हैं। टू इंश्योर करेगा द फॉर्मेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो फ्लावर किस लिए होता है? जो बनाता है एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि क्या होती है? फ्रूट्स एंड सीड्स होती है। So in this chapter, let us understand the morphology, structure and process of sexual reproduction in flowering plants. So angiosperms, flowering plants हैं, उनको angiosperms बोले जाते हैं। तो उसमें उनका मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे। फ्लावर, अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। अब फ्लावर क्या होता है उसको पढ़ते हैं। सो ह्यूमन बींग्स हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर सिंस टाइम इमेमोरियल। बहुत पुराने ज़माने से ह्यूमन बींग्स का जो फ्लावर के साथ एक रिलेशनशिप है। फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ एस्थेटिक का ऑब्जेक्ट्स है, ऑर्नामेंटल है, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू होल्ड करते हैं, मतलब इतने यूजफुल है फ्लावर्स। दे हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज सिम्बॉल्स फॉर कन्वेइंग इंपॉर्टेंट फीलिंग्स। फ्लावर्स को ज़्यादातर सिम्बॉल्स की तरह यूज़ किया जाता है ताकि वो ह्यूमन फीलिंग्स को बता सके, जैसे लव हो गया, अफेक्शन हो गया, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मोरिंग एक्सेट्रा। ओके, सो लिस्ट एट लीस्ट 5 फ्लावर्स ऑफ ऑर्नामेंटल यूज दैट आर कॉमनली कल्टिवेटेड एट homes and in gardens. Find out the names of 5 more flowers that are used in social and cultural celebrations in your family. Have you heard of floriculture? What does it refer to? फ्लावर की फार्मिंग, दैट इज फ्लोरिकल्चर, ठीक। सो इसका आंसर दे देना कमेंट्स में। जो तुम्हारे आसपास में जो फ्लावर्स है जो यूज़ किए जाते हैं एज एन ऑर्नामेंट सजाने धजाने के लिए, तो उसके आंसर कर देना। टू अ बायोलॉजिस्ट फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल। सो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर्स क्या है? मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स, ठीक। मॉर्फोलॉजी इट मीन्स ऑब्वियसली उनका कोई शेप साइज है। एम्ब्रियोलॉजी मतलब वो क्या करते हैं? सीड्स बनाते हैं, ठीक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके क्या बनाते हैं? प्रोजेनी बनाते हैं। प्रोजेनी क्या है? सीड्स है, तो वह एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स है। एंड दी साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइट है। सो इन अर्लियर क्लासेस यू हैव read द वेरियस पार्ट्स ऑफ फ्लावर। सो अर्लियर क्लासेस में हमने फ्लावर्स के वेरियस पार्ट्स को पढ़ा होगा। सो फिगर 1.1 विल हेल्प यू रिकॉल द पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल फ्लावर। कैन यू नेम द 2 parts in flower in which the 2 most important units of sexual reproduction develop? देखो ये रहा फ्लावर, ये फ्लावर, इसके पार्ट्स, ये ओवरी, सेपल, फिलामेंट, पेटल, एंथर, स्टिग्मा, स्टाइल, ठीक है, ठीक। सो ये वाला जो पार्ट है फ्लावर का, मैं कर देती हूँ, ये देखो ये लाइन कर दिया है मैंने। सो ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये वाला, ये क्या होता है? फीमेल पार्ट होता है फ्लावर का, फीमेल। और जो ये दिख रहे हैं, ये लंबे लंबे स्टॉक्स हो गए, तो ये जो पार्ट्स होते हैं ये मेल होते हैं। इसमें इसके पास जो होता है फीमेल गैमेट होता है, इसमें जो है पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स में मेल गैमेट होता है, ठीक। उसको भी पढ़ेंगे कि वो गैमेट कैसे दिखता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। सो यहाँ जो होता है ओवरी होती है। ओवरी ऑब्वियसली गैमेट रिलीज करेगी, ओवम रिलीज करेगी। जो ये इसकी पत्ती दिख रही है, फ्लावर के ऊपर जो पत्ती अटैच्ड रहती है उसको सेपल बोलते हैं।
फिर जो ये फ्लावर के जो पेटल्स है, ये जो रंग बिरंगी पेटल्स होते हैं फ्लावर के, इसको क्या बोलते हैं? पेटल। और उसके बाद जो ये मैंने बोला था, ये स्टॉक, जो लंबी स्टॉक है उस स्टॉक को बोलते हैं फिलामेंट। और ये जो है इसको बोलते हैं एंथर। इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं। और ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसका, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। और ये जो लंबी डंडी होती है फीमेल पार्ट की, इसको बोलते हैं स्टाइल। तो ये थे सारे फ्लावर के पार्ट्स, ठीक है। आते हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट। फर्टिलाइजेशन से पहले क्या स्ट्रक्चर होते हैं और क्या इवेंट्स होते हैं वो देखेंगे। Much before the actual flower is seen on a plant, the decision that the plant is going to flower has taken place. फ्लावर बनने से पहले प्लांट डिसीजन ले लेता है कि उसको फ्लावर बनाना है कि नहीं बनाना है। Several hormonal and structural changes are initiated which lead to differentiation and further development of floral primordium. So floral primordium का डेवलपमेंट होता है, किसकी वजह से होता है? हार्मोनल चेंजेस। तो जो हार्मोन्स हो गए और स्ट्रक्चरल चेंजेस, सो ये सब इनिशिएट करते हैं डिफ्रेंसिएशन को और डेवलपमेंट को, फ्लोरल प्राइमोडियम। सो फ्लोरल प्राइमोडियम जो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो फ्लावर में कन्वर्ट होता है। देखो मैं यहाँ दिखाती हूँ, ये देखो ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे होता है, यहाँ पे वो फ्लोरल प्राइमोडियम स्ट्रक्चर होता है। फिर जब वो बड़ा होता है तब पेटल्स में और सेपल्स में कन्वर्ट हो जाता है। और जो इसके अंदर फिर भी नीचे साइड जो ये पार्ट बचता है, इसमें फिर जो है ओवरी और वो फीमेल मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बड्स एंड देन द फ्लावर्स। सो इनफ्लोरेसेंस बनता है, मतलब फ्लावर का गुच्छा एक साथ बनता है जिसके अंदर क्या होते हैं? फ्लोरल बड्स होते हैं। पहले तो ऑब्वियसली फ्लावर ऐसे बर्ड के फॉर्म में होता है, ऐसे बर्ड के फॉर्म में होता है। फिर ये बर्ड जो है इस तरह से खुल जाता है, फ्लावर बनाता है, दैट्स इट। सो फ्लोरल बर्ड्स होते हैं, फिर उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाते हैं किस में? फ्लावर्स में। इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल, सो फ्लावर में क्या होता है? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स द एंड्रोशियम एंड द गाइनोशियम डिफ्रेंशिएट एंड डेवलप। सो फ्लावर्स में मेल फीमेल दोनों, ऑब्वियसली दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होंगे। सो मेल वाले को बोलते हैं एंड्रोशियम, फीमेल वाले को बोलते हैं गाइनोशियम। जो डिफ्रेंशिएट होते हैं, डिफ्रेंशिएट मतलब जो सेल्स होती है, अब सेल्स डिवाइड हो गई, लेकिन सेल्स जो डिवाइड हो गई है सेल्स, वो बाद में चेंज करेगी, खुद को मॉर्फोलॉजिकली चेंज करेगी और बना देगी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यू वुड रिकॉल दैट दी एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ वॉल ऑफ स्टेमन्स। सो एंड्रोशियम में क्या होते हैं? ढेर सारे स्टेमन्स होते हैं। सो रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड गाइनोशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सो हमने ऊपर देखा था फिलामेंट्स, एंथर, वो उसी की बात कर रहे हैं, वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है वो। स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन, इस पर आ जाते हैं अब, इसको और डिटेल में पढ़ेंगे इसके पार्ट्स को। सो फिगर 1.2a शोज द टू पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल स्टेमन। सो स्टेमन के दो पार्ट्स है। द लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड एज फिलामेंट, जो लंबा जो ये डंडी है नीचे वाला फिलामेंट है। द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एंथर। देखो ये टर्मिनल है, इसमें दो लोब है, एक लोब ये, एक लोब ये। सो इधर इस तरह से दो लोब है, ठीक। दी प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस। सो प्रॉक्सिमल एंड जो है फिलामेंट का वो किससे अटैच्ड रहता है? थैलेमस से। और द पेटल ऑफ द फ्लावर। सो प्रॉक्सिमल एंड, प्रॉक्सिमल मतलब जो पास वाला एंड है, जो फ्लावर के पास जो एंड होता है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड, प्रॉक्सिमल पास। और फिर जो फ्लावर से दूर जाता है एंड, उसको बोलते हैं डिस्टल, दूर। फ्लावर के पास प्रॉक्सिमल, फ्लावर से दूर डिस्टल, ठीक है। सो ये कुछ टर्म्स हैं, साइंटिफिक टर्म्स, इसको याद रखना, एग्जाम में इसी तरह से टर्म्स लिखना है। द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन्स आर वेरिएबल इन फ्लावर्स। सो द नंबर और लेंथ ऑफ स्टेमन्स जो वेरिएबल होते हैं फ्लावर्स में ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। डिफरेंट स्पीशीज़ के डिफरेंट फ्लावर्स में स्टेमन्स का नंबर और उसकी लेंथ जो है वो वेरिएबल होती है। इफ़ यू वर टू कलेक्ट अ स्टेमन ईच फ्रॉम अ 10 फ्लावर्स and arrange them on a slide, you would be able to appreciate the large variation in size seen in nature. So हम उसका large variation देख सकते हैं. So careful observation of each stamen under a dissecting microscope and making neat diagrams would elucidate the range in shape and attachment of anthers in different flowers. ठीक. So माइक्रोस्कोप के नीचे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है,
लैब मतलब से स्कूल की लैब वगैरह में कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप लेना, उसमें स्लाइड लेना, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स से जो है इसको निकालना, ये जो होता है स्टेमन, सॉरी हाँ स्टेमन जो रहता है इसको निकालना, इसका जो एंथर वाला पार्ट होता है उसको निकाल करके रखना, किस पर रखना, स्लाइड पर, और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखना, उस पर एक कवर स्लिप लगा के माइक्रोस्कोप के नीचे रख के उसको देखना। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड। सो एक एंजियोस्पर्म का, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का एंथर बाइलोब्ड होता है, 2 लोब्स होते हैं, विथ ईच लोब, सो हर एक लोब हैविंग 2 थीका, दे आर डाइथीकस। सो 2 लोब होते हैं बाइलोब्ड, और हर एक लोब जो है उसमें 2 थीका होते हैं, दैट इज डाइथीकस। मतलब कितने हुए, 4 कंपार्टमेंट्स हो गए। ऑफन लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथ वाइज। तो एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव जो है लेंथ वाइज रन करता है, देखो ये रहा इस तरह से, ये जो है ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है जो लेंथ वाइज जो है एंथर के बीच में से उसको 2 हिस्सों में कट करता है, 2 लोब्स में, lengthwise separating the theca. Let us understand the various types of tissues and their organization in transverse section of an anther. The bilobed nature of an anther is very distinct. So bilobed nature anther का जो है बहुत different है transverse section में of the anther. The anther is four sided. So anther जो रहता है four sided होता है, that is tetragonal structure consisting of 4 microsporangia located at the corners, 2 in each lobe. तो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया रहते हैं जो कॉर्नर में लोकेटेड रहते हैं हर एक लोब में। देखो इसका डाइसेक्शन दिखाया है, तो देखो ये रहा डाइसेक्शन, 1 2 3 4, 4 लोब्स है, सॉरी 4 कंपार्टमेंट्स है, ठीक। ये जो बीच वाली जो है ये एक लोब हो गया, ये दूसरा लोब हो गया, और हर एक लोब में जो है 2 2 थीकाज है, ये हो गए 2 थीकाज, ठीक। 4 कंपार्टमेंट्स हो गए। अब ये देखो ये क्या है, ये जो है पॉलन ग्रेन्स है, इसका जो लेयर होता है इसके ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया लगा रहता है जो कि पॉलन मदर सेल होता है, और वो बनाता है ये छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स को बनाता है, ठीक है। सो इस स्ट्रक्चर को देख लेना अच्छे से। द माइक्रोस्पोरेंजिया, सो जो माइक्रोस्पोरेंजिया है डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सैक, पॉलन सैक में डेवलप होता है। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विद पॉलन ग्रेन्स। फिर ये जो पॉलन सैक्स होते हैं पॉलन ग्रेन से पैक्ड हो जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। सो एक ट्रांसवर्स सेक्शन में हम जैसे देखेंगे तो माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, सर्कुलर, गोल दिखता है उसके आउटलाइन में। इट इज़ जनरली, सो जनरली जो है सराउंडेड रहता है बाय 4 वॉल लेयर्स, 4 वॉल लेयर से सराउंडेड रहता है। द एपिडर्मिस, द एंडोथिकम, मिडल लेयर्स एंड द टेपिटम, ठीक है। सो ये 4 लेयर्स है, इसको याद रखना, एपिडर्मिस, एंडोथिकम, मिडल लेयर्स एंड टेपिटम। दी आउटर 3 वॉल्स, जो बाहर की जो 3 वॉल लेयर्स है, परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलन, ठीक। सो इसका जो लेयर रहता है, बाहर की जो 3 लेयर्स रहती है, तो वो 3 लेयर्स क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है, और जो पॉलन ग्रेन्स को बाहर भेजने का काम करती है एंथर से। द इनरमोस्ट वॉल लेयर इज टैपिटम, अंदर वाली सबसे जो है टैपिटम होती है, सबसे अंदर वाली। इट नरिशेज द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स, सो पॉलन ग्रेन को जो है नरिश करती है, ठीक। सेल्स ऑफ द टैपिटम पजेस डेंस साइटोप्लाज्म, सो जो टैपिटम की जो सेल्स रहती है उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है। डेंस साइटोप्लाज्म क्यों होता है, क्योंकि वो नरिश करती है पॉलन ग्रेन्स को, इसलिए उनके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है। एंड जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस, और एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है, ठीक। एंड इट इज़ ऑल फॉर नरिशमेंट ऑफ द पॉलन ग्रेन्स। कैन यू थिंक ऑफ हाउ टैपिटल सेल्स कुड बिकम बाइन्यूक्लिएटेड, बाइन्यूक्लिएटेड कैसे बनती है, इसके बारे में सोचना और बताना कमेंट्स में कैसे बनती है। When the anther is young, so जब एंथर यंग रहता है, वेट हाँ, when the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called as sporogenous tissue occupies the center of each of microsporangium. जब एंथर यंग होता है तो एक बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस, मतलब एक जैसे सेल्स का गुच्छा होता है जो जिसको बोला जाता है स्पोरेंजिनस टिश्यू, जो कि सेंटर को ऑक्यूपाई करता है माइक्रोस्पोरेंजियम का, ठीक। फिर आता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, एज द एंथर डेवलप, जैसे एंथर डेवलप होता है, दी सेल्स ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू, जो स्पोरोजिनस टिश्यू, जहाँ पे हमने जिस टिश्यू की बात की,
अंडरगोज मियोटिक डिवीजन। सो इसमें क्या होता है, मियोटिक डिवीजन हो जाएगा टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बनते हैं। व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द टेट्राड, इसका भी आंसर मुझे कमेंट्स में करके बताना कि ये जो टेट्राड्स होंगे उसकी प्लॉइडी क्या होगी, जबकि वो कौन सा डिवीजन हो रहा है, मियोटिक डिवीजन हो रहा है। मियोटिक डिवीजन मतलब रिडक्शनल डिवीजन। ठीक, तो पता तो होगा ही। तो कोई ये रेस की लेयर्स दिखाई दी है इधर। अंदर वाली लेयर जो है वो है टैपिटम, जो नरिश करती है पॉलन ग्रेन्स को। ये रहा इधर पॉलन ग्रेन, टैपिटम उसको नरिश करेगी। उसके बाद देखो ये अंदर साइड जो है वो स्पोरोजिनस टिश्यू है, आई थिंक। ठीक, उसके बाद ये एंडोथिकम हो गई, फिर ये कुछ कनेक्टिव सेल्स है, फिर ये एपिडर्मिस हो गई। तो इस टाइप से यहाँ पे दिया हुआ है पूरा। देखो ये गया टैपिटम हो गया, फिर ये वाली जो है दैट इज़ माइक्रोस्पोर मदर सेल हो गई, फिर ये मिडल लेयर्स हो गई, फिर ये एंडोथिकम और सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस जो हार्ड लेयर होती है और प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक है, ये इसका देखो माइक्रोस्कोपिक इमेज दिया है। माइक्रोस्कोप में इस तरह से दिखते हैं, छोटे 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 दाने जो दिख रहे हैं, दे आर द पॉलन ग्रेन्स। ठीक, और ये वाली जो सेल्स दिख रही है ये वो स्पोरोजिनस सेल्स है, और उसके बाहर वाली जो सेल्स है वो टैपिटम सेल्स है, और उसके जो ये पिंक पिंक दिख रही है ये एपिडर्मिस वाली सेल्स है। ठीक है, so as each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to microspore tetrad, तो स्पोरोजिनस टिश्यू का हर एक सेल जो है कैपेबल होता है ऑफ गिविंग राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड मतलब चार माइक्रोस्पोर बनते हैं। ईच वन इज अ पोटेंशियल पॉलन, सो हर एक क्या बनता है, पोटेंशियल पॉलन बनता है, और माइक्रोस्पोर मदर सेल, पोटेंशियल पॉलन या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल बनता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, सो प्रोसेस है ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम पॉलन मदर सेल्स दैट इज पीएमसी थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो ऐसी प्रोसेस है जिसमें पॉलन ग्रेन्स बनते हैं फ्रॉम पॉलन मदर सेल। ठीक, द माइक्रोस्पोर्स एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन क्लस्टर, जैसे ही माइक्रोस्पोर्स बनते हैं सो वो क्लस्टर्स में अरेंज्ड होते हैं 4 सेल्स के। द माइक्रोस्पोर टेट्राड, सो माइक्रोस्पोर टेट्राड इस तरह से 4 सेल के क्लस्टर्स में जो है वो अरेंज हो जाते हैं और माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाते हैं। एज द एंथर मैच्योर, जैसे ही एंथर बड़ा होता है एंड डिहाइड्रेट, द माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पॉलन ग्रेन्स। अब देखो जैसे ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ था, तो जैसे ही एंथर बड़ा होता है, डेवलप होता है, डिहाइड्रेट होता है, तो ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, पॉलन ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं आफ्टर डिहाइड्रेशन। ठीक, मतलब अभी उनका पूरा नरिशमेंट वगैरह सब हो गया है, अब उनको जैसे ही जाना है रिप्रोडक्शन करने के लिए तो वो अपने आप जैसे अपने आप जो है डिसोसिएट होकर पॉलन ग्रेन्स बना देते हैं। सो इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, सो हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स और पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड। सो हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में ढेर सारे पॉलन ग्रेन्स बनते हैं दैट आर रिलीज्ड विद द डेहिसेंस ऑफ एंथर। जैसे ही एंथर, देखो एंथर क्या करता है, झटकारता है पॉलन ग्रेन्स को, उसको बोलते हैं डेहिसेंस। तो एंथर ने जैसे ही पॉलन ग्रेन्स झटकारे वो निकल जाते हैं। पॉलन ग्रेन, द पॉलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। सो पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, मेल गैमेटोफाइट मतलब मेल गैमिट है वो। इफ यू टच द ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस और एनी अदर फ्लावर यू वुड फाइंड डिपोजिशन ऑफ येलोइश पाउडरी पॉलन ग्रेन्स ऑन योर फिंगर्स। जैसे ही हम किसी भी फ्लावर्स, जैसे फ्लावर्स हो गए, जैसे हिबिस्कस हो गया, उसके एंथर को टच करते हैं तो पाउडरी येलोइश पाउडरी चीज़ हमारे हाथ पे चिपक जाती है, वो क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स होता है। Sprinkle these grains on a drop of water taken on a glass slide and observe under माइक्रोस्कोप। सो हम पॉलन ग्रेन्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। पॉलन ग्रेन्स निकालो, स्लाइड पे रखो, उसमें एक ड्रॉप पानी का डालो, कवर स्लिप लगाओ और उसको देखो। यू विल रियली बी अमेज्ड एट द वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चर, साइज, शेप्स, कलर्स, डिजाइंस सीन ऑन द पॉलन ग्रेन्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। देखो ये रहे कितने डिफरेंट है, देखो इसके कलर्स कितने डिफरेंट है, इसके भी कलर्स और देखो इसका स्ट्रक्चर तो कितना एकदम ही ज़्यादा कांटेदार स्ट्रक्चर है इसका पॉलन ग्रेन का, कोई बोल नहीं पाएगा पॉलन ग्रेन ही है। इसमें भी स्ट्रक्चर्स में कितना डिफरेंस है, ये देखो ये किस तरह से ये स्ट्रक्चर, फिर ये स्ट्रक्चर, फिर ये छोटे छोटे, फिर ये देखो
ये सब पॉलन ग्रेन्स है जिनके इतने डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। सो इसको करना कभी माइक्रोस्कोप के अंडर देखना। पॉलन ग्रेन्स आर जनरली स्पेरिकल। सो पॉलन ग्रेन्स कैसे होते हैं? स्पेरिकल होते हैं, मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर्स। सो 25 to 50 माइक्रोमीटर से इन डायमीटर। ठीक, सो इट हैज़ अ प्रोमिनेंट, सो दो प्रोमिनेंट 2 लेयर वॉल, 2 लेयर का वॉल होता है इसका। द हार्ड आउटर लेयर इज कॉल्ड एज एक्साइन। बाहर वाला जो हार्ड, एकदम हार्ड लेयर होता है उसको एक्साइन बोलते हैं। इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन सबसे हार्ड सब्सटेंस है। विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है कि वो टेम्परेचर हो, एसिड हो, कुछ भी हो, वो रेजिस्ट कर जाएगा। सो इट कैन विस्टैंड हाई टेम्परेचर्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड अल्कली। नो एंजाइम्स दैट डिग्रेड स्पोरोपोलिनिन इज सो फार नोन। इसीलिए पॉलन ग्रेन्स कई सालों तक प्रिजर्व रहते हैं इस स्पोरोपोलिनिन की वजह से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टफ होता है, उसको कोई एंजाइम और कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन उसको ब्रेक नहीं कर सकती। सॉरी, pollen grains exine has prominent apertures called as germ pores। लेकिन उस एक्साइन में क्या होता है? जर्म पोर होता है। फिर स्पोरोपोलिनिन इज एब्सेंट, जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन जो है एब्सेंट होता है। pollen grains are well preserved as fossils because of the presence of स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन की वजह से वो एज अ फॉसिल्स जो है प्रिजर्व हो जाते हैं। ठीक है, और ये जर्म पोर क्यों होता है? जर्म पोर इसलिए होता है ताकि जब रिप्रोडक्शन हो तब पॉलन ट्यूब बन सके उस जगह से, इसलिए उस जगह पर स्पोरोपोलिनिन नहीं होता। द एक्साइन एग्जिबिट्स अ फैसिनेटिंग अरे ऑफ पैटर्न्स एंड डिज़ाइंस। सो ये जो डिज़ाइन दिख रही है, ये कांटेदार डिज़ाइन, सो ये कांटेदार डिज़ाइन जो है वो एक्साइन जो वॉल है उसकी वजह से, मतलब स्पोरोपोलिनिन की वजह से इस तरह से कांटेदार डिज़ाइन है। वाई डू यू थिंक द एक्साइन शुड बी हार्ड? एक्साइन को हार्ड क्यों होना चाहिए? एक्साइन हार्ड क्यों है बताओ? इसका आंसर बहुत कॉमन आंसर है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द जर्म पोर? जर्म पोर का फंक्शन क्या है वो मैंने अभी बता दिया। द इनर वॉल ऑफ द पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड एज इंटाइन। इट इज अ थिन एंड कंटिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। सो अंदर वाली वॉल जो है सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई रहती है। द साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। व्हेन द पॉलन ग्रेन्स इज मैच्योर इट कंटेन्स 2 सेल्स। जैसे पॉलन ग्रेन मैच्योर होता है उसमें 2 सेल्स होती है, द वेजिटेटिव सेल एंड द जनरेटिव सेल। The vegetative cell is bigger, has abundant food reserves and a large irregular shaped nucleus। 2 सेल्स, जैसे पॉलन ग्रेन मैच्योर होता है तो 2 सेल बन जाती है, एक वेजिटेटिव होती है, एक जनरेटिव सेल होती है। जो वेजिटेटिव सेल होती है वो बड़ी होती है, जिसके अंदर जो ढेर सारा फूड रिजर्व होता है और इरेगुलर शेप की होती है, इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस होता है इसके अंदर। द जनरेटिव सेल इज स्मॉल, वो छोटी रहती है, फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल, जो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करती है। इट इज स्पिंडल शेप्ड, सो स्पिंडल शेप्ड होती है विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। इसमें भी डेंस साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है। सो इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स पॉलन ग्रेन्स आर शेड एट दिस 2 सेल्ड स्टेज। सो बहुत सारे 60% एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन है वो शेड हो जाता है ये 2 सेल स्टेज पर। सो इन द रिमेनिंग स्पीशीज द जनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली टू गिव राइज टू 2 मेल गैमेट्स बिफोर पॉलन ग्रेन्स आर शेड, जो कि 3 सेल स्टेज। फिर क्या होता है, बाकी के जो 40% एंजियोस्पर्म्स बचे उसमें क्या होता है, जो जनरेटिव सेल होता है वो माइटोटिकली डिवाइड होता है, 2 डिफरेंट सेल में बनते हैं, और वो 2 डिफरेंट सेल कौन सी होती है, 2 मेल गैमेट्स होती है। ठीक, और वो शेड होता है 3 सेल्ड स्टेज में। पॉलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीशीज कॉज सीवियर एलर्जीज। बहुत सारी स्पीशीज़ के पॉलन ग्रेन जो सीवियर एलर्जी कॉज करते हैं। एंड ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस, मतलब जो हमारा ब्रोंकाई होता है उसमें इन्फेक्शंस कॉज करना। इन सम पीपल ऑफन लीडिंग टू क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आते हैं जैसे आजमा, ब्रोंकाइटिस एक्सेट्रा। It may be mentioned that Parnithium or carrot grass that came into India as a contaminant with imported wheat has become ubiquitous in occurrence and causes pollen allergy। So इंडिया में जो आया था पार्नीथियम, जो कि कैरोट ग्रास इंडिया में आया था, इंपोर्ट किया गया था वीट के साथ, वो क्या बना, कॉज फॉर पॉलन एलर्जी। ठीक है, सो पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। पॉलन ग्रेन्स जो है न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं। इट हैज़ बिकम अ फैशन इन रिसेंट ईयर्स टू यूज़ पॉलन टैबलेट्स। सो पॉलन टैबलेट्स को यूज़ किया जाता है फूड सप्लीमेंट्स। अगर किसी को फूड मतलब जैसे कि विटामिन्स वगैरह की कमी होती है, न्यूट्रिएंट्स की,
तो पॉलन की जो टैबलेट्स ली जाती है वो न्यूट्रिएंट्स की कमी को भरने के लिए। इन वेस्टर्न कंट्रीज अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप्स आर अवेलेबल इन मार्केट। सो पॉलन के ढेर सारे प्रोडक्ट्स जो है वेस्टर्न कंट्रीज में अवेलेबल है। पॉलन कंजम्पशन हैज़ बीन क्लेम्ड टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्स। सो पॉलन को लेने से जो एथलीट्स होते हैं उनका परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है, और जो रेस के हॉर्सेस होते हैं उनका भी परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है। तो ये देखो इस तरह के पॉलन के प्रोडक्ट्स आते हैं, सिरप्स आते हैं, टैबलेट्स आते हैं, ये वाला सब। When once they are shed, pollen grains have to land on stigma। जैसे ही वो शेड हो जाए, pollen grains को किस पर लैंड करना है? स्टिग्मा पर। दैट इज फीमेल का जो हमने रिप्रोडक्टिव पार्ट देखा था ऊपर वाला, दैट इज स्टिग्मा। बिफोर दे लूज वायाबिलिटी इफ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन। वो अपनी वायाबिलिटी लूज करे उससे पहले उनको जाकर के स्टिग्मा पर बैठना है फर्टिलाइजेशन के लिए। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पॉलन ग्रेन्स रिटर्न वायबिलिटी। सो कब तक पॉलन ग्रेन्स की वायबिलिटी रहती है, अब देखते हैं। द पीरियड फॉर विच पॉलन ग्रेन्स रिमेन वायबल इज़ हाईली वेरिएबल। सो जो पीरियड जो है पॉलन ग्रेन्स का वो हाईली वेरिएबल होता है, मतलब डिफरेंट स्पीशीज़ डिफरेंट वेरिएबिलिटी शो करती है। एंड टू सम एक्सटेंट डिपेंड्स ऑन द प्रीवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर भी डिपेंड करता है। इन सम सीरियल्स है सच एज राइस एंड व्हीट पॉलन ग्रेन्स लूज वायाबिलिटी विद इन 30 मिनट्स। सो कुछ राइस और व्हीट हो गए उसमें पॉलन ग्रेन्स जो वायाबिलिटी खो देता है सिर्फ 30 मिनट्स में ऑफ देयर रिलीज। एंड इन सम मेंबर्स ऑफ रोजेसी, लेग्यूमिनोसी एंड सोलेनेसी फैमिली। सो इन 3 फैमिलीज़ के जो पॉलन ग्रेन्स रहते हैं उनकी महीनों तक की वायाबिलिटी चलती है। यू मे हैव हर्ड ऑफ स्टोरिंग सेमन स्पर्म्स ऑफ मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। हमने तो पढ़ा होगा कि जो स्पर्म्स जो है उनको स्टोर किया जाता है एनिमल्स का फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पॉलन ग्रेन्स। सो पॉसिबल है कि हम पॉलन ग्रेन्स भी स्टोर करेंगे ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन, दैट इज़ -196 डिग्री लिक्विड नाइट्रोजन पे स्टोर किया जाता है। सो सच स्टोर्ड पॉलन कैन बी यूज्ड एज पॉलन बैंक्स सिमिलर टू सीड बैंक्स इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में ये स्टोर्ड पॉलन है इनको पॉलन बैंक्स की तरह यूज़ किया जाएगा, और ये जो प्रोसेस इसको क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। ठीक है। द पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक। अब आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर। द गाइनोशियम रिप्रेजेंट। सो जो गाइनोशियम है वो रिप्रेजेंट करेगा द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। द गाइनोशियम में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पिस्टिल दैट इज मोनोकार्पिलरी। सो गाइनोशियम जो रहता है उसके पास सिंगल पिस्टिल होता है, मतलब जो हमने जो वो स्टॉक देखा था इस तरह से जो स्टॉक देखा था इसको बोलते हैं पिस्टिल। सो एक पिस्टिल हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकता है। सिंगल पिस्टल दैट इज मोनोकार्पिलरी और मे हैव मोर देन वन पिस्टल दैट इज मल्टीकार्पिलरी। व्हेन देयर आर मोर देन वन पिस्टल्स मे बी फ्यूज टुगेदर। सो हो सकता है अगर एक से ज़्यादा पिस्टल्स हो वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाए तो इस कंडीशन को बोला जाएगा सिनकार्पस, जब वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक, या फिर फ्री भी हो सकते हैं, दैट इज नोन एज एपोकार्पस। अगर फ्री है तो एपोकार्पस और अगर फ्यूज है तो सिनकार्पस। ईच पिस्टिल हैज़ 3 पार्ट्स। सो पिस्टिल जो रहता है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे हमने ऊपर जो है उसके डायग्राम में देखा था। द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। सो स्टिग्मा होता है, स्टाइल होते हैं और ओवरी होता है। द स्टिग्मा सर्व्स एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स। देखो ये जो पार्ट था ये होता है स्टिग्मा, जो कि लैंडिंग का काम, मतलब जहाँ पे जो है पॉलन ग्रेन्स आकर के लैंड करते हैं इस स्टिग्मा पर। ठीक है। द स्टाइल इज द इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। स्टिग्मा के नीचे जो ये लॉन्ग पार्ट है जो कि होता है स्टाइल। द बेसल बल्ज्ड पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज द ओवरी। नीचे वाला जो ये गोल्ड वाला पार्ट है दैट इज ओवरी। इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी दैट इज लोक्यूल। सो ओवरी के अंदर क्या होता है, एक ओवेरियन कैविटी होती है जहाँ पर फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो वो ओवेरियन कैविटी को लोक्यूल बोला जाता है। दी प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड दी ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी के अंदर प्लेसेंटा लोकेटेड होता है। रिकॉल द डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन दैट यू स्टडीड इन क्लास 11th। अगर क्लास 11th पढ़ी है, मतलब उसमें प्लेसेंटेशन अगर पढ़ा है तो उसको रिकॉल करो कि किस तरह का प्लेसेंटेशन होता है।
सो अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजियम। प्लेसेंटा से अराइज होता है, क्या अराइज होता है? मेगास्पोरेंजिया, कॉमनली कॉल्ड एज ओव्यूल्स। माइक्रोस्पोरेंजिया pollen grains, megasporangia ovules. The number of ovules in an ovary may be वन हो सकता है जैसे वीट, पैडी और मैंगो के केस में, और बहुत सारे हो सकते हैं जैसे पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड्स। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ये जो मतलब प्लांट्स के जो एग्जाम्पल्स हैं, इनको याद रखना, क्योंकि नीट में एग्जाम्पल्स ज़रूर पूछे जाते हैं कि वन ओव्यूल किस में है, तो बोलो वीट, पैडी, मैंगो में, और ढेर सारे ओव्यूल्स किस में है? पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स में। फिर आते हैं द मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल। ओव्यूल कैसे होता है? लेट अस फैमिलियराइज अवरसेल्व्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल एंजियोस्पर्म। सो टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं। द ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर, छोटा सा स्ट्रक्चर है, अटैच्ड टू द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से अटैच्ड होता है बाय मीन्स ऑफ स्टॉक कॉल्ड एज फ्यूनिकल। सो प्लेसेंटा से एक स्टॉक से अटैच होता है और उस स्टॉक को क्या बोला जाता है? फ्यूनिकल बोला जाता है। The body of the ovule fuses with funicle in the region called as hilum. So funicle जो है बॉडी जो है ओव्यूल का, वो फ्यूनिकल के साथ मिल जाता है हाइलम रीजन में। Thus हाइलम रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। सो ओव्यूल और फ्यूनिकल के जो जंक्शन होता है उसको हाइलम बोला जाता है। सो ईच ओव्यूल हैज़ 1 or 2 प्रोटेक्टिव एनवोलोप्स। सो हर ओव्यूल के पास जो है 1 या 2 प्रोटेक्टिव एनवोलोप्स होते हैं जिनको बोला जाता है इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स एनसर्कल द न्यूक्लियस एक्सेप्ट एट द टिप वेयर अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड एज माइक्रोपाइल इज ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, सो इंटेग्यूमेंट्स एनसर्कल करते हैं, न्यूसेलस को एनसर्कल करते हैं जहाँ पे एक्सेप्ट एट द टिप, सो एक टिप को छोड़ करके वेयर स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड एज माइक्रोपाइल इज ऑर्गेनाइज्ड। Opposite the micropylar and the chalazal end representing the basal part of the ovule। देखो अभी इसका स्ट्रक्चर देख के समझ आ जाएगा। कहाँ गया इसका स्ट्रक्चर? हाँ सॉरी, ऊपर है वो। हाँ तो ये देखो, ये रहा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जो है ये ऊपर वाला पार्ट है, ठीक, और नीचे साइड वाला जो ये पार्ट है इसको बोलते हैं चलाजल पोल। ये जो है ये एम्ब्रियो सैक, और ये वाला इधर वाला जो ये लेयर्स है, मतलब इधर वाली जो सेल्स है, जो एम्ब्रियो सैक के पास वाली जो सेल्स है वो होती है न्यूसेलस। फिर न्यूसेलस की जो सेल्स है इस पर ये लाइनिंग्स होती है, इस तरह की ये लाइनिंग्स दिख रही है, लाइनिंग्स। सो ये लाइनिंग्स होती है इनर इंटेग्यूमेंट्स, ठीक, मतलब ये इनर इंटेग्यूमेंट है और बाहर वाली आउटर इंटेग्यूमेंट है। सो ये इंटेग्यूमेंट्स है, ये जो लाइनिंग्स है ये इंटेग्यूमेंट्स है। फिर इंटेग्यूमेंट्स के जो इंटेग्यूमेंट्स जहाँ पर जुड़ती नहीं है, इंटेग्यूमेंट्स के बीच में क्या आता है? एक होल आता है। इस होल को बोला जाता है माइक्रोपाइलर पोल, और माइक्रोपाइल बोला जाता है इस होल को, और यहाँ वाला जो एंड होता है उसको बोला जाता है माइक्रोपाइलर पोल, ठीक है। सो ये वाला जो स्टॉक है जो अटैच्ड होता है, किससे अटैच्ड होता है? प्लेसेंटा से, इसको बोला जाता है फ्यूनिकल, ठीक। और ये वाला जो एरिया है जहाँ पे ये अटैच्ड है, दिस इज द ओवरी। सो ये जब अटैच्ड होती है, ये जब ओव्यूल जब अटैच्ड होता है किससे? फ्यूनिकल से, इस वाले रीजन पे, तो इसको हाइलम बोला जाता है। फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच का रीजन दैट इज द हाइलम, ठीक है। और ये वाला जो है देखो, इसको ना एक्चुअली ये इस तरह से, मतलब ये इधर साइड प्लांट का वो है स्टेमन इधर साइड से ग्रो होता है, और प्लेसेंटा जो है वो नीचे साइड, यहाँ पे प्लेसेंटा है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ? मतलब ये वाला जो चलाजल एंड है, तो चलाजल एंड के पास आता है पॉलन ग्रेन। इट मीन्स चलाजल एंड ऊपर साइड है और माइक्रोपाइलर एंड जो है वो नीचे साइड है, ठीक है।
ठीक, समझ गए होंगे बच्चे। चिलाज़ालैंड बोला, इट मीन समझ गए कि यहाँ से पॉलन ग्रेन आ रहा है करके। ठीक है, हो गया। सो ये सब वही दिया हुआ है जो अभी हमने दिखाया। एनक्लोज्ड विद इन द इंटेग्यूमेंट, सो इंटेग्यूमेंट्स के अंदर क्या होता है, मास ऑफ सेल्स रहता है जिसको बोला जाता है न्यूसेलस बोला जाता है। सेल्स ऑफ न्यूसेलस हैज़ अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल्स, सो न्यूसेलस की जो सेल्स रहती है ढेर सारा फूड मटेरियल होता है इसके अंदर। लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज द एम्ब्रियो सैक, और न्यूसेलस के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है, फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियो सैक या फिर बोला जाता है फीमेल गैमेटोफाइट। एंड ओव्यूल जनरली हैज सिंगल एम्ब्रियो सैक, सो ओव्यूल के अंदर एक ही एम्ब्रियो सैक होता है, फॉर्म्ड एज मेगास्पोर। फिर आता है मेगास्पोरोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, so the formation of megaspores from the megaspore mother cell is called as megasporogenesis। मेगास्पोर मदर सेल्स का, मदर सेल से मेगास्पोर का फॉर्मेशन। ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोबाइलर रीजन, सो ओव्यूल क्या होता है, जनरली डिफरेंशिएट होता है एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल में जो कि माइक्रोबाइलर रीजन में, ठीक है, ओके, ऑफ द न्यूसेलस। इट इज़ अ लार्ज सेल, सो वो एक लार्ज सेल होता है कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। द एमएमसी अंडरगोज म्योटिक डिवीजन, जो मेगास्पोर मदर सेल होता है वो म्योटिक डिवीजन अंडरगो करता है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एमएमसी अंडरगोइंग म्योसिस, म्योसिस क्यों हो रहा है, ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन होना है, फर्टिलाइजेशन होने के लिए जो गैमेट्स बनना है, गैमेट्स का जो है हैप्लॉइड कंडीशन होनी चाहिए, इट मीन्स उसमें सिर्फ हाफ डीएनए होना चाहिए, जिसकी वजह से जब दो गैमेट्स बनेंगे तो डिप्लॉयड कंडीशन आएगा ताकि स्टेबल जो है डीएनए कंटेंट हो सेल के अंदर, तो इसलिए म्योसिस करवाते हैं। म्योसिस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर, 4 मेगास्पोर्स बन जाते हैं। फिर आते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, किस तरह से दिखता है गैमेट। सो इन अ मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वन ऑफ द मेगास्पोर्स इज फंक्शनल, सो एक मेगास्पोर फंक्शनल रहता है, बाकी के जो 3 जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं। देखो 4 बने मेगास्पोर, जो है 4 बने, 4 में से एक फंक्शनल रहा, बाकी के 3 डीजनरेट हो गए। ओनली दी फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू फीमेल गैमेटोफाइट, सिर्फ फंक्शनल जो रहता है वो फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप होता है, जो जिसको बोला जाता है एम्ब्रियो सैक। दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फॉर्म अ सिंगल मेगास्पोर, सो ये जो मेथड है एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन का वो एक सिंगल मेगास्पोर बनाता है, इसको बोला जाता है मोनोस्पोरिक। मतलब एक एम्ब्रियो सैक का जो है फॉर्मेशन होना या फिर सिंगल मेगास्पोर का फॉर्मेशन होना, उस प्रोसेस को मतलब उस चीज़ को बोला जाता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस, एमएमसी, द फंक्शनल मेगास्पोर एंड फीमेल गैमेटोफाइट। देखो किसकी इसकी प्लॉइडी पूछ ली, न्यूसेलस की ऑब्वियसली एन होगी, एमएमसी की ऑब्वियसली एन होगी, फंक्शनल मेगास्पोर क्या सॉरी ये 2n होगा, ये 2n होगा, इसका n होगा, और फीमेल गैमेटोफाइट क्या, दैट इज द एम्ब्रियो सैक। देखते हैं, देखो ये रहा, मैच्योर एम्ब्रियो सैक। इसकी प्लॉइडी काफ़ी भारी भरकम है, इसको हम देखेंगे आगे देखेंगे कि क्या उसकी प्लॉइडी होगी। देखो न्यूसेलस 2n कंडीशन, डिप्लॉयड कंडीशन, एमएमसी 2n कंडीशन, और फंक्शनल मेगास्पोर दैट इज n कंडीशन। फिर जब फंक्शनल मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होगा जो कि एम्ब्रियो सैक, तो उसकी प्लॉइडी चेंज हो जाएगी। लेट अस स्टडी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट। दी न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर, सो जो न्यूक्लियस है फंक्शनल मेगास्पोर का डिवाइड्स माइटोटिकली डिवाइड हो जाता है टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई विच मूव टू द अपोजिट पोल्स फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। देखो ये क्या बोल रहा है, द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर, जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसका न्यूक्लियस जो डिवाइड होता है माइटोटिकली। अब न्यूक्लियस क्या डिवाइड हो रहा है माइटोटिकली, और 2 न्यूक्लियाई बना दिया, विच मूव टू द अपोजिट पोल्स, 2 न्यूक्लियाई बने, दोनों न्यूक्लियाई जो अपोजिट पोल पे मूव करे। ये देखो ये रहा एम्ब्रियो सैक, एक न्यूक्लियस डिवाइड हुआ 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया, एक इधर चला गया न्यूक्लियस, एक इधर चला गया, दोनों पोल्स पर जो है 2 न्यूक्लियस चले गए।
2 more sequential mitotic nuclear division result in formation of 4 nucleate and later 8 nucleate stages of the embryo sac. ठीक, ये था न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस, एक का 2 बना, ठीक, एक का 2 बना, 2 का 4 बना, एक का 2, 2 का 4 और फिर बना 8. सो 8 न्यूक्लियस वाला जो है स्टेज आता है, 8 न्यूक्लियस वाला स्टेज. एक साथ जो है एक सेल के अंदर 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं. अब 8 न्यूक्लियस अलग अलग तरह, मतलब अलग अलग अपना सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक, अब वो देखते हैं. इट इज़ ऑफ इंटरेस्ट टू नोट दैट दिस माइटोटिक डिविजन्स आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर. फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का ये मतलब होता है कि सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, सेल डिवाइड नहीं हो रहा है. दैट इज न्यूक्लियर डिविजन्स आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन. आफ्टर 8 न्यूक्लिएट स्टेज में सेल वॉल्स आर लेड डाउन. जब 8 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है तब सेल वॉल्स बन जाती है, लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट. अब जो है टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट अब बन गया है, फिर एम्ब्रियो सैक. सो ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स इनसाइड द एम्ब्रियो सैक. 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell walls. अब ये जो 8 न्यूक्लियाई जो बनी है उसमें से सिर्फ 6 के ऊपर सेल वॉल लग जाती है, ऑर्गेनाइज्ड इनटू सेल्स. द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई, जो बाकी की 2 न्यूक्लियाई बची, कॉल्ड एज पोलर न्यूक्लियाई, आर सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल. बीच का एक सेंट्रल बड़ा सा सेल होता है जिसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई जो है वो सिचुएटेड होती है, और बाकी की 6 सेल्स, 3 ऊपर 3 नीचे, वो अपना सेल वॉल का फॉर्मेशन कर देती है. ठीक है, चलो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. इसका स्ट्रक्चर यहाँ था ना, हाँ देखो इस तरह से, ये देखो इस तरह से डिवीजन होना स्टार्ट होता है. यहाँ पे जो है ये देखो, ये रहा एम्ब्रियो सैक. ठीक, फिर ये एम्ब्रियो सैक को इधर जूम करो, मेगास्पोर डायड बना, फिर ये न्यूसेलस के सेल से, मतलब ये दो न्यूक्लियस बने. ठीक, फिर इन 2 न्यूक्लियस से कितने बने, 4 न्यूक्लियस बने, दैट इज मेगास्पोर टेट्राड बना. फिर 4, देखो ये 2 थे, फिर 2 से 4, 4 से 8 बन गए, राइट. 8 बन गए, 3 जो है 3 ऊपर चले गए और 3 नीचे चले गए. तो जो 3 ऊपर चले गए उन्होंने क्या बनाया, ये इस तरह से, दैट इज द सिनर्जिड्स बनाए. और जो नीचे थे उन्होंने बोला वो थे एंटीपोडल्स. ऊपर वाले सिनर्जिड्स, नीचे वाले एंटीपोडल्स. बीच में 2 सेल रह गई, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक बड़ा सा ये सेल तो है ही है, पूरा एक सेल. ठीक, तो देखो इसमें दिखा, ये जो चेलेज़ल एंड है, जहाँ से कौन आता है, चेलेज़ल एंड, जो चेलेज़ल एंड है इसमें है एंटीपोडल्स. ये देखो 3 सेल्स एंटीपोडल्स. फिर ये होता है फिलीफॉर्म एपरेटस, दैट इज माइक्रोपाइलर एंड. माइक्रोपाइलर एंड पर क्या है, सिनर्जिड्स, 1 2 3, ये तीसरा पीछे साइड है. सो ये हो गए सिनर्जिड्स. फिर ये बड़ा सा सेल, ऑब्वियसली दैट इज ही सेंट्रल सेल बोला गया है इसको. और बीच वाले जो 2 न्यूक्लियस है दैट इज पोलर न्यूक्लियाई. देखो ये 2 जो है, ये 2 सिनर्जिड्स है और पीछे वाला जो है वो एक सेल है. ठीक, तो हमारे पास कितने आएंगे, 2 पॉलन ग्रेन आएंगे. 2 पॉलन ग्रेन में से एक पॉलन ग्रेन इस एक सेल के साथ फ्यूज़ करेगा और एक पॉलन ग्रेन जो है इसके साथ फ्यूज़ करेगा, पोलर न्यूक्लियाई के साथ. तो इसकी वजह से क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है. अब उसको हम पढ़ेंगे आगे किस तरह से डबल फर्टिलाइजेशन होता है. So there is a characteristic distribution of cells within the embryo sac. So embryo sac में cells जो है distribute हो जाती है. So 3 cells are grouped together at the micropylar end. So micropylar end पर 3 cells group हो जाती है, constitute egg apparatus, जो egg apparatus बनाता है. The egg apparatus in turn consists of 2 synergids. So egg apparatus जो रहता है उसमें 2 synergids होती है और एक egg cell होता है. The synergids have special cellular thickenings. तो जो सिनर्जिड्स होता है ना, उसमें स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स होती है एट दी माइक्रोपाइलर टिप, कॉल्ड एज फिलीफॉर्म एपरेटस. हमने देखा ऊपर फिलीफॉर्म एपरेटस, वो थिकनिंग्स है, सेलुलर थिकनिंग्स, विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पॉलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड्स. ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है, कहाँ गया फिलीफॉर्म एपरेटस, देखो ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है, उंगलियों जैसा स्ट्रक्चर, तो ये क्या करता है, पॉलन ट्यूब को गाइड करता है. इसके अंदर एम्ब्रियो सैक के अंदर जो है पॉलन ट्यूब को गाइड करता है. ठीक है, सो 3 सेल्स आर एट द चेलेज़ल एंड एंड आर कॉल्ड एज एंटीपोडल्स. जो 3 सेल्स चेलेज़ल एंड पे होती है उनको एंटीपोडल्स बोला जाता है. द लार्ज सेंट्रल सेल एज मेंशन्ड अर्लियर हैज़ 2 पोलर न्यूक्लियाई.
सो जो बीच वाला जो बड़ा सा सेल है उसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होती है. सो टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी दो 8 न्यूक्लियट एंड 7 सेल. देखो इस चीज़ को बहुत याद रखना, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है. जो एंजियोस्पर्म का जो एम्ब्रियो सैक होता है उसका जो है वो कैसे होता है, मतलब कितना सेल होता है, कितना न्यूक्लियस होता है. सो 7 सेल्ड होता है एंड 8 न्यूक्लिएट होता है. 8 न्यूक्लियस 7 सेल. ठीक. फिर आते हैं पॉलिनेशन. अब पॉलिनेशन कैसे होता है. इन द प्रीसीडिंग सेक्शंस you have learned that the male and female gametes on flowering plants are produced in the pollen grains. So male female gametes pollen grains और embryo sac में होते हैं respectively, as both types of gametes are non motile. दोनों जो है non motile है, एक जो मतलब हिलते डुलते नहीं है. They have to be brought together. कुछ ऐसा करके उन दोनों को जो है पास लाना पड़ेगा for fertilization to occur. How is this achieved? अब ये भाई कैसे अचीव करेंगे. पॉलिनेशन. सो पॉलिनेशन जो है मैकेनिज्म है टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव. पॉलिनेशन वो मैकेनिज्म है जिससे हम मेल फीमेल गैमेट को पास ला करके उनका फर्टिलाइजेशन करवा सकते हैं. सो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ट्रांसफर होना पॉलन ग्रेन्स का शेड फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल इज टर्म्ड पॉलिनेशन. सो ये पॉलिनेशन की डेफिनेशन. पॉलन ग्रेन्स का जो है ट्रांसफर होना स्टिग्मा के ऊपर, उसको बोला जाता है पॉलिनेशन. So flowering plants have evolved an amazing array of adaptations to achieve pollination. So flowering plants में बहुत मतलब different तरह से pollination होता है. They make use of external agents to achieve pollination. External agents को use करके pollination किया जाता है. ठीक. अब कौन से external agent है वो भी पढ़ेंगे. फिर आते हैं kinds of pollination. कितने तरह के होते हैं. Depending on the source of pollen, pollination can be divided into 3 types. 3 तरह के pollination होते हैं कि pollen का source कहाँ से कहाँ है. एक होता है autogamy जिसको बोला जाता है self pollination. So this type pollination is achieved within the same flower. एक ही flower में pollination होना. Transfer of pollen grain from anther to stigma of same flower in a normal flower which opens and exposes the anthers and the stigma. So complete autogamy is rather rare. Autogamy in such flowers requires synchrony in pollen release and stigma receptivity, and also the anthers and stigma should lie close to each other so that self pollination can occur. देखो अब ये क्या कहना चाहता है कि सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए, देखो जैसे कि एक फ्लावर है, मान के चलो ये एक फ्लावर है. ठीक. सो इस फ्लावर के अंदर हमारे पास क्या है, फीमेल पार्ट भी है मेल पार्ट भी है. फीमेल पार्ट है मेल पार्ट है. सो यहाँ से पॉलन गया यहाँ पे बैठ गया. ठीक. लेकिन फ्लावर तो खुला है, फ्लावर खुला है. अगर कोई बाहर से पॉलन आके सबसे पहले यहाँ बैठ गया तो इस पॉलन से भी पहले, ये जो हमारा वाला जो पॉलन है, हमारे वाले पॉलन से भी पहले कोई और पॉलन आकर के इसके ऊपर बैठ गया तो ये तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हुआ. तो इस सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, सिंक्रोनी होनी चाहिए. पॉलन रिलीज और स्टिग्मा, मतलब स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी और पॉलन रिलीज एक टाइम पे होना चाहिए. जैसे स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गया वैसे ही पॉलन रिलीज होना चाहिए ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ही हो सिर्फ. ठीक. सम प्लांट्स सच एज वायोला हो गया, दैट इज कॉमन पैंसी, ऑक्सैलिस एंड कॉमेलिना प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स. 2 तरह के फ्लावर्स बनाते हैं. चेस्मोगेमस फ्लावर्स which are similar to flowers of other species with exposed anthers and stigma, and Cleistogamous flowers which do not open at all. देखो ये जो 3 जो फ्लावर्स बताए, सॉरी 3 जो प्लांट्स बताए बड़े चालाक हैं. ये बोलते हैं कि हम जो है नॉर्मल जैसे फ्लावर होते हैं वैसे फ्लावर भी बनाएंगे ताकि अगर क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो होने दो. लेकिन मान के चलो अगर कभी क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हुआ तो सेल्फ पॉलिनेशन तो होना चाहिए. तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए वो बनाते हैं क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स जो कि कभी खुलते ही नहीं है. देखो क्लेस्टोगेमस फ्लावर होता है इस तरह का, मान के चलो ये कली जैसा होता है ये फ्लावर बना. ये फ्लावर इसके अंदर ही क्या है, स्टिग्मा, इसके अंदर ही क्या है, एंथर. तो ऑब्वियसली इधर से तो इधर ही जाएगा क्योंकि फ्लावर तो बंद है, कोई बाहर से आकर के इधर नहीं जा सकता. तो इधर का पॉलन जो है उधर के स्टिग्मा पे जाके बैठ जाएगा. ठीक है. सो इस तरह के भी फ्लावर्स बनाते हैं. इस तरह के फ्लावर्स को बोला जाता है क्लेस्टोगेमस.
और जो खुले फ्लावर्स जो रहते हैं नॉर्मल, उसको बोला जाता है चेस्मोगेमस, ठीक है। सो इन सच फ्लावर्स दी एंथर्स, सो इसमें क्या होता है, दी एंथर्स एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के बहुत पास होता है। सो व्हेन एंथर्स डिहाइज, जब एंथर्स पोलन ग्रेन्स को शेड करता है इन फ्लावर बर्ड्स, pollen grains come in contact with the स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाते हैं टू इफेक्ट पॉलिनेशन। दस क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। सो इसमें जो है बिल्कुल भी चांस नहीं रहता है क्रॉस पॉलिनेशन का, लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा, कि क्रॉस पॉलन जो है स्टिग्मा पर लैंड हो, इसका चांस 0% होता है। सो क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स प्रोड्यूस अश्योर्ड सीड सेट इवन इन एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स, अगर पॉलिनेटर्स नहीं है तो भी उसको कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी वो सीड्स बना लेगा। डू यू थिंक द क्लेस्टोगेम इज एडवांटेजियस या डिसएडवांटेजियस टू द प्लांट और वाई? एडवांटेजियस है कि डिसएडवांटेजियस है? देखो, अगर प्लांट को सिर्फ सीड बनाना है, प्लांट को क्या करना है, प्लांट चाहता है कि भाई मुझे कोई वेरिएशन नहीं लाना, कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ जनरेशन आगे बढ़ानी है, सिर्फ सीड बनाना है, तो एडवांटेजियस है, तो एडवांटेजियस है। डिसएडवांटेजियस तब है क्योंकि उसमें वेरिएशन नहीं आएगा, तो डिसएडवांटेजियस। बाकी वो चाहता है कि मैं सिर्फ सीड्स बनाऊँ, ग्रो करूँ, तो ठीक है। फिर आते हैं गेटनोगेमी, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from the anther to the stigma of another flower of the same plant। प्लांट सेम है लेकिन एक प्लांट के ऊपर दो डिफरेंट तरह के फ्लावर्स है, तो वहाँ से pollen grain का ट्रांसफ़र होना स्टिग्मा पर, उसको गेटनोगेमी बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि मान के चलो एक ये प्लांट है, दूसरा ये दूसरा प्लांट कहाँ से आ गया देखो, जैसे कि एक ये प्लांट है, ठीक, इस प्लांट पर यहाँ पर एक फ्लावर है, यहाँ पर एक फ्लावर है, तो इस फ्लावर का एंथर उठ के इसके स्टिग्मा पर चला गया। एक ही प्लांट है लेकिन बस दो अलग अलग फ्लावर है, एक मेल फ्लावर है, एक फीमेल फ्लावर है, तो उसको बोला जाएगा गेटनोगेमी। सो ऑल्दो गेटनोगेमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, देखा जाए तो गेटनोगेमी जो है क्रॉस पॉलिनेशन होता है, इन्वॉल्विंग पॉलिनेटिंग एजेंट, इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत होती है। जेनेटिकली इट इज़ सिमिलर टू ऑटोगेमी, लेकिन जो जेनेटिकली जो है ऑटोगेमी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन के बराबर है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही प्लांट से उठ करके पॉलन दूसरे इस पर जा रहा है, इट मीन्स उसमें नो वेरिएशन। सो पॉलन ग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम प्लांट, दैट वाई नो वेरिएशन, कोई वेरिएशन नहीं होता है, उनका सिमिलर डीएनए होता है, जिसकी वजह से वो सेल्फ पॉलिनेशन की तरह होता है। फिर आता है जीनोगेमी, ट्रांसफर ऑफ pollen grains फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, दो डिफरेंट प्लांट्स हैं, उन दोनों डिफरेंट प्लांट पर जो है डिफरेंट फ्लावर्स है, जिसमें से pollen उठ करके स्टिग्मा पर जा रहे हैं, तो वो हो गया जेनोगेमी, जो कि क्रॉस पॉलिनेशन। दिस इज ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ pollen grains टू द स्टिग्मा। इसमें क्या होता है, जेनेटिकली डिफरेंट टाइप के pollen grains आते हैं स्टिग्मा के ऊपर। फिर आते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, प्लांट्स यूज टू एबायोटिक विंड एंड वाटर एंड वन बायोटिक एनिमल एजेंट्स टू अचीव पॉलिनेशन। प्लांट जो है दो एबायोटिक एजेंट्स को यूज़ करता है, जैसे विंड और वाटर हो गया, और एक बायोटिक एजेंट जैसे एनिमल्स हो गया। सो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स यूज बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन, ज़्यादातर जो है बायोटिक एजेंट्स को प्रेफर करते हैं। सो ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट्स यूज एबायोटिक एजेंट्स। pollen grains coming in contact with the stigma is a chance factor in both wind and water pollination। सो pollen grain जो है कांटेक्ट में आना स्टिग्मा के, वो एक ही चांस फैक्टर होता है विंड और वाटर पॉलिनेशन के लिए। टू कंपेंसेट फॉर दिस uncertainties and associated loss of pollen grains, the flowers produce enormous amount of pollen when compared to the numbers of ovules available for pollination। अभी देखो, हमारे पास पॉलिनेशन के लिए ओव्यूल तो एक है, लेकिन pollen grains ढेर सारे। अब प्लांट जो है ढेर सारे pollen grain इसलिए प्रोड्यूस करता है ताकि बहुत सारे pollen grains का जो लॉस हो जाता है, जैसे जो एबायोटिक एजेंट्स है, विंड वाटर हो गया या बायोटिक एजेंट्स, वो क्या करते हैं, pollen grains को जो है एक जगह से दूसरे ले जाने में, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ढेर सारे pollen grains खो देते हैं। मतलब बहुत सारे pollen grains इधर उधर चले जाते हैं, कुछ जैसे कि कहीं और किसी और फ्लावर पे चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, तो इस तरह से जो है pollen grains बहुत सारे वेस्ट हो जाते हैं, इसलिए वो ढेर सारा बना देता है ताकि कहीं ना कहीं पॉलिनेशन हो ही जाए।
Pollination by wind is more common among abiotic pollination. So wind से pollination होना ज़्यादा common है. So wind pollination also requires that the pollen grains are light and non-sticky so that they can be transported in wind currents. अब wind से pollination होने के लिए क्या होना चाहिए कि pollen grains जो है वो हल्के होने चाहिए और non-sticky होने चाहिए ताकि wind जो है आसानी से उनको लेके जाए. They often possess well exposed stamens. So बहुत exposed stamens होते हैं, मतलब एकदम खुले खुले stamens होते हैं, so that the pollens are easily dispersed into wind currents. And large often feathery stigma होता है to easily trap airborne pollen grains. So जो stamens होते हैं वो बहुत खुले खुले होते हैं और लंबे लंबे feathery जो है stigma होता है ताकि तुरंत जो है मतलब दिखे pollen grains को पता चले कि हाँ इधर लैंड होना है करके. इसीलिए wind pollinated flowers often have a single ovule in each ovary and numerous flowers packed into and inflorescence. So wind pollinated flowers में क्या है, सिर्फ एक ओव्यूल होता है एक ओवरी में, लेकिन न्यूमरस फ्लावर्स होते हैं पैक्ड इनटू इनफ्लोरेसेंस ताकि वो बढ़ा सके, चांसेस ऑफ पॉलिनेशन बढ़ा सके, इसलिए ढेर सारे फ्लावर्स वो बना देता है. सो अ फेमिलियर एग्जाम्पल इज द कॉर्न कॉप. कॉर्न कॉप जो फेमिलियर एग्जाम्पल है, the tassels you see are nothing but the stigma and style which wave in the wind to trap pollen grains. Wind pollination is quite common in grasses. grasses में common है. देखो ये रहा देखो ये दिख रहा है छोटे छोटे, ये इसके that is the क्या बोलते हैं इसको, स्टेमन्स है, ये एकदम खुले खुले स्टेमन्स है ताकि जो है आराम से हो सके पॉलिनेशन. ठीक, फिर आता है पॉलिनेशन बाय वाटर. पॉलिनेशन बाय वाटर इज़ क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड इज़ लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनरा. सिर्फ 30 जीनस जो है वो प्लांट पॉलिनेशन वाटर पॉलिनेशन करते हैं. मोस्टली जो है मोनोकॉटिलिडन्स होते हैं. एज अगेंस्ट दिस यू वुड रिकॉल दैट वाटर इज़ अ रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर मेल गैमेट्स अमॉन्ग द लोअर प्लांट ग्रुप्स सच एज एल्जे, ब्रोयोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स. जो मतलब लोअर प्लांट्स हैं जैसे एल्जे, ब्रोयोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, उनमें वाटर जो है सबसे मेन ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब मेन एजेंट है ट्रांसपोर्टेशन का मेल और फीमेल गैमेट्स का. इट इज़ बिलीव्ड पर्टिकुलरली फॉर सम ब्रोयोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स दैट देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ द नीड फॉर वाटर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स एंड फर्टिलाइजेशन. अब ब्रोयोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वो बहुत कम जगह ग्रो होते हैं. क्यों कम जगह ग्रो होते हैं? क्योंकि उनको ढेर सारा पानी चाहिए होता है मेल गैमेट को ट्रांसफ़र करने के लिए. सम एग्जांपल्स ऑफ वाटर. सो कुछ एग्जांपल्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स आर वैलीसिनेरिया एंड हाइड्रिला. सो वैलीसिनेरिया और हाइड्रिला है विच ग्रो इन फ्रेश वाटर में ग्रो होते हैं. सेवरल मरीन सी ग्रासेस भी हो गए सच एज जोस्टेरा. सो 3 एग्जाम्पल्स है, वैलीसिनेरिया, हाइड्रिला, फ्रेश वाटर और सी ग्रास दैट इज जोस्टेरा. सो नॉट ऑल एक्वाटिक प्लांट्स यूज़ वाटर फॉर पॉलिनेशन. सारे एक्वाटिक प्लांट्स जो वाटर को यूज़ नहीं करते पॉलिनेशन के लिए. इन अ मेजॉरिटी ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स सच एज वाटर हाइसिंच and water lily, the flowers emerge above the level of water and are pollinated by insects or wind in most of the land plants. So क्या होता है, जो वाटर में के जो प्लांट होते हैं जैसे वाटर लिली हो गया, फिर वाटर हाइसिंच हो गया, तो ये क्या करते हैं, इनमें भी इंसेक्ट और विंड से पॉलिनेशन होता है. तो ये फ्लावर्स को ऊपर बनाते हैं पानी से ऊपर, ताकि उस पर विंड और इंसेक्ट की थ्रू पॉलिनेशन हो. इन वैलीसिनेरिया द फीमेल फ्लावर रिच द सरफेस ऑफ वाटर by long stalk and the male flowers or pollen grains are released on the surface of water. So वैलीसिनेरिया में क्या होता है, फीमेल फ्लावर जो है सरफेस के ऊपर पहुंचती है एक लंबे स्टॉक से पानी के सरफेस के ऊपर, और मेल फ्लावर अपने पोलन ग्रेन्स जो सरफेस के ऊपर रिलीज करता है ताकि वो फ्लावर के ऊपर जा सके. दे आर कैरीड पैसिवली बाय वाटर करंट्स. सो वाटर करंट से वो पैसिवली कैरी होते हैं. सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर्स एंड द स्टिग्मा. कुछ जो है फीमेल फ्लावर्स के स्टिग्मा पे जा करके बैठ जाते हैं. इन अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स सच एज सी ग्रासेस, फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर एंड द पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड इनसाइड द वाटर. सो सी ग्रासेस में क्या होता है, फीमेल फ्लावर जो है पानी के अंदर रहता है और पोलन ग्रेन जो है पानी के अंदर रिलीज होते हैं. सो पोलन ग्रेन्स इन मैनी सच स्पीशीज आर लॉन्ग. इसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन्स जो लंबे लंबे होते हैं, रिबन लाइक, एंड दे आर कैरीड पैसिवली इनसाइड द वाटर.
अब पानी में जो है पानी में वो आराम से कैरी हो सके, उसके लिए वो कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, ताकि वो पानी में आराम से फ्लोट करके पॉलिनेशन कर सके। सम ऑफ देम रिच दी स्टिग्मा एंड अचीव पॉलिनेशन। इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज pollen grains आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग। सो बहुत सारे वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज में क्या होता है, pollen grains को जो है प्रोटेक्ट किया जाता है वेटिंग से, गीला होने से, बाई म्यूसिलेजिनियस कवरिंग। ठीक है। बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटिंग फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल। देखो वो दोनों, विंड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो है वो कलरफुल नहीं होते हैं। बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। मिनट, हाँ। एक मिनट। सॉरी यार, इसको थोड़ा लोड होने में टाइम लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसे अचानक। ओके ओके, सो इट इज़ वर्किंग। आई थॉट, मुझे लगा कि पेन वर्क नहीं कर रहा है। हो, आई एम सॉरी, वर्क कर रहा है। बीच में से थोड़ा सा लैग आ गया था, इसलिए सॉरी इसके लिए। ओके ठीक है। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज अ रेंज ऑफ एनिमल्स एज पॉलिनेटिंग एजेंट्स। सो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जो है, रेंज ऑफ एनिमल्स एज पॉलिनेटिंग एजेंट्स। सो एनिमल्स को यूज़ करती है एज पॉलिनेटिंग एजेंट, जैसे बीज, बटरफ्लाइज, बीटल्स, वैट्स, एंड्स, मॉथ्स एक्सेट्रा। ठीक है। एक बार ना मैं इसे पूरा लोड कर लेती हूँ, ताकि फिर बीच में ना प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैं इसको पूरा लोड कर लेती हूँ। ठीक है, बस मुझे कुछ तो 3-4 सेकेंड्स देना। लोड होने में थोड़ा सा इशू आ रहा है। ओके ठीक है। ठीक है, अब पूरा जो है कम्प्लीटली लोड हो चुका है, तो अब इशू नहीं आएगा। ओहो,
bees, butterflies, flies, beetles, wasps, and small birds. Okay. Okay. So and sunbirds and hummingbirds, ठीक. So bats are the common pollinating agents. So bats जो है वो common pollinating agents है. Among the animals, insects, particularly bees, are the dominant biotic pollinating agents. So देखो, हमारे पास जो है मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज अ रेंज ऑफ एनिमल्स एज पॉलिनेटिंग एजेंट्स. सो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स क्या करते हैं, यूज करते हैं एनिमल्स को, अ रेंज ऑफ एनिमल्स एज पॉलिनेटिंग एजेंट्स. जैसे बीज हो गया, बटरफ्लाइज हो गया, फ्लाइज हो गया, बीटल्स, वैप्स, एंड्स, मॉथ, बर्ड्स हो गए. और बैट्स जो है वो सबसे कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट है. अमॉन्ग द एनिमल्स, इंसेक्ट्स जो है पर्टिकुलरली बीज आर द डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट. इवन लार्जर एनिमल्स सच एज सम प्राइमेट्स जैसे लेमूर्स है, आर्बोरियल ट्री ड्वेलिंग रोडेंट्स, और इवन रेप्टाइल जैसे गेको लिजार्ड एंड गार्डन लिजार्ड हैव ऑल्सो बिन रिपोर्टेड एज पॉलिनेटर्स इन सम स्पीशीज. कुछ स्पीशीज में इस तरह के एनिमल्स भी जो है पॉलिनेशन करवाते हैं. So often flowers of animal pollinated plants are specifically adapted for a particular species of animals. So वो plants जो है उस तरह से adapt हो जाते हैं, मतलब कुछ particular species के लिए plants जो है adapt हो जाते हैं. So majority of insect pollinated flowers are large. ज़्यादातर insect pollinated flowers जो है large होते हैं, colourful होते हैं, fragrant होते हैं उसके अंदर, and rich in nectar होता है. When the flowers are small, जब छोटे रहते हैं, a number of flowers are clustered into an inflorescence. Inflorescence बनता है, गुच्छा बनता है, to make them conspicuous. Conspicuous मतलब लोगों ऐसे दिखाई पड़े एकदम, conspicuous. ठीक. सो एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स. एनिमल्स जो अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर्स को बाय कलर एंड और फ्रेग्रेंस के थ्रू. द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स सिक्रीट फाउल ओडर्स टू अट्रैक्ट दिस एनिमल्स. सो जो ऐसे फ्लावर्स जो फ्लाइज और बीटल्स के थ्रू पॉलिनेट होते हैं तो वो कुछ ऑर्डर मतलब कुछ स्मेल छोड़ते हैं जो कि अट्रैक्ट करता है इन एनिमल्स को. टू सस्टेन एनिमल विजिट्स द फ्लावर्स हैव टू प्रोवाइड रिवॉर्ड्स टू द एनिमल्स. फ्लावर को जो है एनिमल्स को रिवॉर्ड प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि वो आते रहे. सो नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स आर द यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड्स. नेक्टर और पोलन ग्रेन जो है यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड्स होता है. फॉर हार्वेस्टिंग द रिवॉर्ड्स फ्रॉम द फ्लावर, द एनिमल विजिटर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एंथर्स एंड द स्टिग्मा. जैसे ही वो रिवॉर्ड लेने के लिए जो है एनिमल जो है इंसेक्ट वगैरह उसके पास आता है, जैसे कि इस पर बैठता है एंथर के ऊपर, तो एंथर से जो पॉलन ग्रेन्स है उसके ऊपर चिपक जाते हैं. द बॉडी ऑफ द एनिमल गेट्स कोटेड ऑफ पॉलन ग्रेन्स विच आर जनरली स्टिकी. सो उसके बॉडी पर सारे पॉलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं जो कि स्टिकी होते हैं इन एन एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स. व्हेन द एनिमल कैरिंग pollen on its body comes in contact with the stigma, it brings about pollination. जब क्या होता है, when the animal carrying pollen on its body comes in contact with the stigma, जब वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के साथ कांटेक्ट में आता है कौन, एनिमल, तब जो है पॉलिनेशन होता है. स्टिग्मा पे जो है पॉलन बैठ जाता है और पॉलिनेशन हो जाता है. सो इन सम स्पीशीज फ्लोरल रिवॉर्ड्स आर इन प्रोवाइडिंग safe places to lay eggs. An example is that of the tallest flower of Amorphophilus. The flower itself is about 6 feet in height. सो इस फ्लावर में क्या होता है, वो एनिमल्स को अपने एग्स ले करने का जो है प्लेस देता है, ठीक, और बदले में पॉलिनेशन करवाता है. अ सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन अ स्पीशीज ऑफ moth and the plant yucca, where both species moth and the plant cannot complete their life cycles without each other. The moth deposits its egg in the locule of the ovary and the flower in turn gets pollinated by the moth. The larvae of the moth come out of the eggs as the seeds start developing. ठीक है. So in some species of
In some species, floral rewards are in providing safe places to lakes. ठीक है, ये हो गया था ना, अब यूका की बात करते हैं. अ सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन स्पीशीज ऑफ मॉथ एंड द प्लांट यूका. सो मॉथ और यूका के बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप है कि मॉथ और यूका एक दूसरे के बगैर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते. कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल्स विदाउट ईच अदर. द मॉथ डिपॉजिट्स इज एग इन द लॉक्यूल ऑफ ओवरी. सो मॉथ जो है एग्स को डिपॉजिट करता है इन द लॉक्यूल ऑफ ओवरी एंड द फ्लावर इन टर्न गेट्स पॉलिनेटेड बाय द मॉथ. और फ्लावर पॉलिनेट होता है. The larvae of the moth come out of the eggs as the seed starts developing. जैसे सीड डेवलप होती है तो जो मॉथ के जो एग्स होते हैं, लार्वे होते हैं, वो एग से बाहर आना शुरू होते हैं. Why don't you observe some flowers of the following plants or any other available to you? Cucumber, mango, people, coriander, papaya, onion. मतलब ये जितने भी दिए हुए इन सब के फ्लावर्स को जो है तुम देखो, ध्यान से इस फ्लावर्स को देखो. और फिर उसके बाद ये एक्चुअली एक बड़ा सा कुछ क्वेश्चन लिखा है, कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, इसको जस्ट रीड करके एक बार उसको रीड करना और देखना कि क्या लिखा है उसमें. फिर आते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस. मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस हर्मेफ्रोड्राइट. अब हर्मेफ्रोड्राइट क्या होता है? फ्लावर्स, मतलब एक ही फ्लावर में मेल फीमेल दोनों. एंड pollen grains are likely to come in contact with the stigma of the same flower. So continued self pollination result in inbreeding depression. क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से इन ब्रीडिंग होती है कि एक ही जेनेटिक मटेरियल में तुम ब्रीडिंग कर रहे हो. ठीक है. सो फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन. सो प्लांट्स ने, जो प्लांट्स होते हैं फ्लावर वाले, उन्होंने क्या किया है, सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करने के डिवाइसेस जो है वो डेवलप किए ताकि वो इंकरेज कर सके क्रॉस पॉलिनेशन को. इन सम स्पीशीज pollen release and stigma receptivity are not synchronized. कुछ स्पीशीज में क्या होता है, खुद के फ्लावर का एक साथ pollen release और stigma receptivity synchronize नहीं होता है. either the pollen is released before the stigma. pollen क्या होगा, stigma receptive होने से पहले रिलीज हो जाएगा. ठीक है. या फिर stigma becomes receptive much before the release of pollen. या फिर stigma receptive बनेगा बहुत पहले the release of pollen. In some other species, the anther and the stigma are placed at different positions so that the pollen cannot come in contact with the stigma of the same flower. अब क्या होता है, सेम फ्लावर में स्टिग्मा और एंथर जो है वो बहुत डिफरेंट पोजीशंस पे रखे जाते हैं ताकि पॉलन ग्रेन जो है कॉन्टैक्ट में ना आए स्टिग्मा के. बट दिस डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगैमी. इससे क्या होता है, ऑटोगैमी प्रिवेंट होती है. तो थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इन ब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. तीसरी चीज़ है जो इन ब्रीडिंग को हम रोकी जाती है, दैट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. दिस इज जेनेटिक मैकेनिज्म. ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म होता है. एंड प्रिवेंट सेल्फ पॉलन प्रिवेंट करता है फ्रॉम द सेम फ्लावर और द अदर फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट. इसमें क्या होता है, खुद के फ्लावर से भी और एक प्लांट पर दो जो फ्लावर्स है उनसे भी. फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल्स बाय इनिबिटिंग pollen germination. pollen germination को इनिबिट किया जाता है, मतलब pollen ट्यूब की ग्रोथ को इनिबिट किया जाता है. ठीक है. ये क्या होता है, दैट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जिसमें pollen ट्यूब की ग्रोथ को जो है इनिबिट किया जाता है. अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. सेल्फ पॉलिनेशन को भाई रोकना है तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बनाओ, मतलब फ्लावर्स के ऊपर सिर्फ मेल या फीमेल gamete ही होगा. If both male and female flowers are present on the same plant, such as castor and maize monoecious, it prevents autogamy, but not getnogamy. In several species, such as papaya, male and female flowers are present on different plants. That is, each plant is either male or female. That is dioecious. This condition prevents autogamy and getnogamy. अब देखो यहाँ पे examples दिए हुए हैं. क्या होता है, if both male and female flowers are present on the same plant. अगर एक प्लांट है उसके ऊपर दोनों मेल फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट है, जैसे एग्जांपल है इसका कैस्टर और मेज का, जिसको बोला जाता है मोनोएशियस. इट मीन्स एक प्लांट पर मेल फीमेल फ्लावर दोनों प्रेजेंट है. तो ये क्या प्रिवेंट करेगा, ऑटोगैमी, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट हो जाएगा, लेकिन गेटनोगैमी तो होगा, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये पूरी तरह से क्रॉस पॉलिनेशन नहीं है. इन सेवरल स्पीशीज सच एज पपाया, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट on different plants.
जैसे स्पीशीज़ हो गई, जैसे पपाया हो गया, पपाया में क्या होता है, मेल फीमेल फ्लावर जो रहते हैं डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। इस कंडीशन को बोला जाता है डाइएशियस, जिसकी वजह से क्या होता है, ना ऑटोगैमी होता है ना गेटेनोगैमी होता है, सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अब बात करते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन की। So pollination does not guarantee the transfer of the right type of pollen, that is compatible pollen of same species as the stigma. अब ज़रूरी नहीं है ना कि पॉलिनेशन हो रहा है तो मतलब उसी फ्लावर का, मतलब सेम स्पीशीज़ के फ्लावर का पॉलन आकर के जो है सेम स्पीशीज़ के फ्लावर के स्टिग्मा पर बैठे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, दूसरी स्पीशीज़ का भी आ सकता है। So often pollen of the wrong type, either from other species or from the same plant, if it is self incompatible, also land on the स्टिग्मा पर लैंड कर सकता है। द पिस्टिल हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन। सो जो पिस्टिल होता है उसकी एबिलिटी रहती है कि वो पॉलन को पहचान सके, वेदर इट इज़ ऑफ द राइट टाइप, कंपैटिबल है या फिर रॉन्ग टाइप या फिर इनकम्पैटिबल है। इफ इट इज़ ऑफ द राइट टाइप, द पिस्टिल एक्सेप्ट्स द पॉलन एंड प्रमोट्स पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स। अगर वो राइट टाइप का है तो पिस्टिल जो है पॉलन को एक्सेप्ट करेगी और क्या है, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स को कैरी करेगी, जैसे फर्टिलाइजेशन का मतलब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन होगा, लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। इफ द पॉलन इज ऑफ रॉन्ग टाइप, अगर वो रॉन्ग टाइप है तो द पिस्टिल रिजेक्ट्स द पॉलन, फिर पिस्टिल क्या करेगी, पॉलन को रिजेक्ट करेगी बाय प्रिवेंट करेगी पॉलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा, या फिर पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन को वो नहीं होने देगी। The ability of pistil to recognize, so the ability of pistil to recognize the pollen followed by its acceptance or rejection is the result of a continuous dialogue between pollen grain and the pistil. So reject होना या फिर accept होना, ये क्या होता है, continuous प्रोसेस होती है pollen और pistil के बीच की। तो इसमें ढेर सारे chemical receptors भी निकलते हैं, so mediated by chemical components of the pollen interacting with those of the pistil. It is only in recent years that botanists have been able to identify some of the pollen and pistil components and the interactions leading to recognition followed by acceptance or rejection. ठीक है, इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं इन चैप्टर्स को एक्सप्लेन करूंगी, तब इन कौन से केमिकल्स यूज़ होते हैं, किस तरह से होता है, इसको और डिटेल में पढ़ा जाएगा। सो एज मेंशन्ड अर्लियर, द फॉलोइंग कंपैटिबल पॉलिनेशन, द पॉलन ग्रेन जर्मिनेट्स। सो जो पॉलन ग्रेन जो है जर्मिनेट्स ऑन द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस अ पॉलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर्स। हमने जो जर्म पोर्स देखा था किसमें, पॉलन ग्रेन के अंदर, उसके थ्रू क्या होता है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। द कंटेंट्स ऑफ द पॉलन ग्रेन मूव इनटू पॉलन ट्यूब। जो पॉलन ग्रेन के जो कंटेंट्स होते हैं, जो दो सेल्स होती है, वो मूव करती है पॉलन ट्यूब में। पॉलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यूज ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीचेज द ओवरी। सो ग्रो करती है, स्टिग्मा स्टाइल से जाती हुई ओवरी तक जाती है। सो यू वुड रिकॉल दैट इन सम प्लांट्स पॉलन ग्रेन्स आर शेड एट टू सेल्ड कंडीशन। तो सेल कंडीशन में शेड होते हैं, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल। So in such plants the generative cell divides and forms the two male gametes. अब इसमें क्या होता है, इसी टाइम पर जैसे पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन हुआ तो जो दो सेल्स होती है जनरेटिव सेल्स, वो डिवाइड हो जाती है दो मेल गैमेट्स में ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन द स्टिग्मा। सो इन प्लांट्स विच शेड पॉलन इन द थ्री सेल्ड स्टेज कंडीशन, पॉलन ट्यूब्स कैरी द टू मेल गैमेट्स फ्रॉम द बिगनिंग। और पॉलन ट्यूब में पहले से ही दो मेल गैमेट बने हुए रहते हैं इस तीन सेल स्टेज में। So pollen tube after reaching the ovary enters the ovule through the micropyle and then enters one of the synergids through the filiform apparatus. अब जैसे ही जो pollen grain जो है जो मेल गैमेट है वो जैसे ही ओवरी के अंदर गया, तो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल के अंदर जाएगा, ओव्यूल के अंदर जो है किसमें जाएगा, वो माइक्रोपाइल एंड से जो है सिनर्जिड्स में जाएगा थ्रू filiform apparatus. So many recent studies have shown that filiform apparatus present at the micropylar part of the synergids guide the entry of pollen tube. So जो filiform apparatus है वो क्या करेंगे, जो मेल गैमेट है उसकी एंट्री को गाइड करेंगे इसके अंदर synergids के अंदर. All these events from pollen deposition on the stigma until pollen tubes enter the ovule are together referred to as pollen pistil interaction. ठीक है, सो इस सारे जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन इज अ डायनामिक प्रोसेस। एक डायनामिक प्रोसेस है इन्वॉल्विंग पॉलन रिकॉग्निशन फॉलोड बाय प्रमोशन और इनिबिशन ऑफ द पॉलन।
सो एक ये एक डायनेमिक प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले पॉलन को रिकॉग्नाइज किया जाता है, फिर उसको अंदर प्रमोट किया जाता है या फिर इनहिबिट किया जाता है. The knowledge gained in this area would help the plant breeder in manipulating pollen pistil interaction even in incompatible pollinations to get desired hybrids. So इस interaction को जो है breeders use करके क्या बना सकते हैं, desired hybrids बना सकते हैं. You can easily study pollen germination by dusting some pollen from flowers such as pea, chickpea, obviously. So ये देखो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है. तो इसमें क्या करना है, जो पोलन ग्रेन्स रहते हैं उसको लेना है, उसको स्लाइड के ऊपर डालना है. ठीक, शुगर सॉल्यूशन मतलब शुगर को पानी में डिजोल्व करके एक ड्रॉप शुगर डालना है और 10 मिनट बाद इसको माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करना है. तो एक पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन दिखेगा. देखो एक घेरा पोलन ग्रेन इस तरह से नीचे जो है पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन दिख जाएगा 10 मिनट बाद. ठीक, A breeder is interested in crossing different species and often genera to combine desirable characters to produce commercially superior varieties. So ये होता है artificial hybridization is one of the major approaches है of crop improvement programs. So in such cross experiments it is important to make sure that only desired pollen grains. So इन experiments में क्या किया जाता है कि make sure किया जाता है कि सिर्फ जो desired pollen grains है वही यूज़ किए जाए फॉर पॉलिनेशन एंड द स्टिग्मा इज़ प्रोटेक्टेड. स्टिग्मा को प्रोटेक्ट किया जाए फ्रॉम कंटामिनेशन फ्रॉम अनवांटेड पॉलन से. दिस इज़ अचीव्ड बाय इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक्स. इमैस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक से. ठीक, अब देखते हैं इमैस्कुलेशन और बैगिंग होता क्या है. इफ द फीमेल पेरेंट बियर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, अगर फीमेल पेरेंट है उसके अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है, मतलब एक ही फ्लावर में मेल फीमेल गैमेट दोनों है. सो रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बर्ड्स. सो एंथर को रिमूव किया जाता है फ्लावर बर्ड से. द एंथर डिहाइसेस यूजिंग अ पेयर ऑफ फोरसेप्स इज नेसेसरी. दिस स्टेप इज रिफर्ड टू एज इमैस्कुलेशन. इसको इमैस्कुलेशन बोला जाता है, मतलब एंथर को तुम निकाल दो काट के. दैट इज इमैस्कुलेशन. Emasculated flowers have to be covered with a bag of suitable size, generally made up of butter paper, to prevent contamination of its stigma with unwanted pollen. अब जो उसका स्टिग्मा जो रहता है, ये वाला स्टिग्मा, उसको जो है बैग के अंदर जो है उसको पैक किया जाता है, बैगिंग की जाती है ताकि जो है अनवांटेड कोई और पॉलन आकर के उस पर बैठ ना जाए. दिस प्रोसेस कॉल्ड एज बैगिंग. When the stigma of bagged flower attains receptivity, जब वो रिसेप्टिव हो जाता है, mature pollen grains collected from anthers of the male partner are dusted on the stigma. फिर जो mature pollen grains जो कलेक्ट किए जाते हैं मेल पार्टनर से, उसको फिर उस जो है स्टिग्मा के ऊपर डाला जाता है. एंड द फ्लावर्स आर रीबैग्ड, फिर से फ्लावर्स को रीबैग किया जाता है. एंड द फ्रूट्स अलाउड टू डेवलप. इफ़ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेस यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, अगर फीमेल पेरेंट जो है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बनाती है, मतलब सिर्फ एक ही मेल या फीमेल फ्लावर बनाती है, देयर इज़ नो नीड फॉर इमैस्कुलेशन. अब इमैस्कुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है. द फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर्स ओपन. सो फ्लावर ओपन होने से पहले ही फीमेल फ्लावर की जो बर्ड्स हैं उनको बैग किया जाता है. व्हेन द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, पॉलिनेशन इज कैरिड आउट यूजिंग द डिजायर्ड पॉलन एंड द फ्लावर रीबैग्ड. फिर से फ्लावर को रीबैग किया जाता है पॉलिनेशन करके. फिर आते हैं डबल फर्टिलाइजेशन. ठीक है, आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड्स, जैसे ही जो मेल गैमेट सिनर्जिड्स में जाता है, द पॉलन ट्यूब रिलीजेस द 2 मेल गैमेट्स. सो पॉलन ट्यूब जो है 2 मेल गैमेट्स को रिलीज करता है इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड्स. वन ऑफ द मेल गैमेट्स मूव टूवर्ड्स द एग सेल. एक जो मेल गैमेट है वो एग सेल के पास जाता है एंड फ्यूजेस इट्स न्यूक्लियस, दस कंप्लीटिंग द सिनगेमी. ठीक, सो एक जो गैमेट जो है किसके पास जाता है, एक गैमेट जो है एक सेल के पास जाता है और फ्यूज़ होता है और उसको बोला जाता है सिनगेमी. दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड सेल, जिसकी वजह से क्या एक डिप्लॉयड सेल बनता है जो कि होता है जाइगोट. द अदर मेल गैमेट मूव टूवर्ड्स द 2 पोलर न्यूक्लियाई, और जो दूसरा मेल गैमेट जो रहता है वो पोलर न्यूक्लियाई के पास जाता है लोकेटेड इन दी सेंट्रल सेल एंड फ्यूजेस विद देम टू प्रोड्यूस ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. अब देखो, जो एक मेल गैमेट गया एक सेल के पास जिसने बना दिया जाइगोट, जो दूसरा वाला जो मेल गैमेट था वो 2 पोलर न्यूक्लियाई जो थी उसके पास गया और उसने क्या बना दिया, ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना दिया. ठीक, As this involves the fusion of 3 haploid nuclei, it is termed as triple fusion. इसीलिए जो है इसको ट्रिपल फ्यूजन बोला जाता है क्योंकि 3
न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं एक साथ, इसलिए ट्रिपल फ्यूजन। सिंस टू टाइप्स ऑफ फ्यूजन, दो तरह का फ्यूजन होता है, सिनगैमी हो गया और ट्रिपल फ्यूजन हो गया, टेक प्लेस इन एन एम्ब्रियो सैक, द फेनोमेनन इज टर्म्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। ठीक, क्योंकि दो तरह का फर्टिलाइजेशन होता है, एक हो गया सिनगैमी और दूसरा कौन सा हो गया, ट्रिपल फ्यूजन। एंड इवेंट यूनिक टू फ्लावरिंग प्लांट्स, ये सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है। द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम्स द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, फिर जो सेंट्रल सेल जो थी, वो बड़ी वाली जो सेल थी, ये वाली सेल क्या बन जाती है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाती है। एंड डेवलप्स इनटू द एंडोस्पर्म, जो एंडोस्पर्म में डेवलप होती है, वाइल द जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, और जाइगोट जो है एम्ब्रियो में डेवलप होता है। देखो ये रहा डेवलपमेंट इसका, ये डेवलपमेंट की स्टेजेस है डिफरेंट। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। So following double fertilization, events of endosperm and embryo development, maturation of ovules into seeds and ovary into fruits are collectively termed as post fertilization events. ठीक, अब कौन किस में बदल रहा है, मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल बदलता है सीड में और ओवरी बदलती है फ्रूट में। ठीक है, फिर बात करते हैं एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जैसे एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है उसके बाद क्या होता है, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट। सो बाय द प्राइमरी एंडोस्पर्म, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है डिवाइड्स रिपीटेडली एंड फॉर्म्स अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बनाती है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, सो जो इस टिश्यू की सेल्स है, आर फिल्ड विथ रिजर्व फूड मटेरियल से भरी पड़ी रहती है, एंड आर यूज्ड फॉर न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो रहता है उसके न्यूट्रिशन के लिए यूज़ किया जाता है। इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, द PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, undergoes successive nuclear divisions to give rise to free nuclei। सो क्या होता है, PN जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस रहता है उसमें ना ढेर सारे न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं। सो इन न्यूक्लियर डिवीजन्स की वजह से क्या होता है, फ्री न्यूक्लियाई बनती है, मतलब न्यूक्लियस जो है ढेर सारे डिवाइड होते हैं बट सेल्स नहीं बनती है। दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सो इस स्टेज को क्या बोला जाता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोला जाता है। सो सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन अकर्स एंड द एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर। फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है और जो एंडोस्पर्म जो है वो सेलुलर बन जाता है। द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म्ड बिफोर सेलुलराइजेशन वेरीज ग्रेटली। तो जो न्यूक्लियस जितने भी डिवाइड होते हैं वो डिपेंड करता है, उसका नंबर डिपेंड करता है स्पीशीज टू स्पीशीज। द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट दैट यू आर फेमिलियर विथ इज नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जो नारियल पानी हम पीते हैं वो क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई, ढेर सारे न्यूक्लियस है उसके अंदर। फिर क्या होता है, एंड दी सराउंडिंग वाइट कर्नल, उसके साइड में जो सराउंडिंग वाइट कर्नल होता है वो है सेलुलर एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में आइदर भी कम्प्लीटली कंज्यूम्ड, अब क्या होता है एंडोस्पर्म जो है कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है बाई द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जैसे पी, ग्राउंडनट, बीन्स, ये इसका एग्जाम्पल है। बिफोर सीड मैच्योरेशन और इट में परसिस्ट इन मैच्योर सीड्स, एग्जाम्पल कैस्टर एंड कोकोनट, एंड बी यूज्ड अप ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। ठीक है, सो कुछ में एंडोस्पर्म्स रह जाते हैं, कुछ में एंडोस्पर्म जो है कम्प्लीटली यूज़ किया जाता है, सीड्स बनने तक यूज़ हो जाता है। ठीक, तो इसके एग्जाम्पल्स भी है, इन एग्जाम्पल्स को याद कर लेना। ओके, फिर आते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइल एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक। सो एम्ब्रियो कहाँ डेवलप होता है, माइक्रोपाइलर एंड, जो माइक्रोपाइलर एंड होता है एम्ब्रियो सैक का, वहाँ पर एम्ब्रियो डेवलप होता है। द जाइगोट इज सिचुएटेड, जहाँ जाइगोट सिचुएटेड होता है। सो मोस्ट जाइगोट्स डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। पहले कुछ एंडोस्पर्म बन जाता है, उसके बाद जो है जाइगोट डिवाइड होता है। दिस इज एन अडाप्टेशन टू प्रोवाइड अश्योर्ड न्यूट्रिशन। ये क्या एक अडाप्टेशन है जिसके थ्रू जो है जो डिवाइडिंग जाइगोट है, डेवलपिंग जाइगोट, उसको न्यूट्रिशन मिल सके। Though the seeds differ greatly, the early stages of embryo development, that is embryogeny, embryogeny क्या है, embryo development, are similar in both monocotyledons and dicotyledons। मोनोकॉट और डाइकॉट में जो है अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस जो है वो सेम होती है। ठीक है, ओके, सो ये इसका डिपिक्शन है 1.13। द जाइगोट गिव्स राइज टू
प्रो एम्ब्रियो एंड सब्सिक्वेंटली द ग्लोबुलर हार्ट शेप्ड एंड मैच्योर एम्ब्रियो। अब इसमें क्या होता है, जाइगोट जो है सबसे पहले बनाता है प्रो एम्ब्रियो, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो और मैच्योर एम्ब्रियो बनाता है। अ टिपिकल डाइकोटिलेडोनियस, एक टिपिकल डाइकोटिलेडोनियस एम्ब्रियो जो है कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सेस, उसके पास एक एम्ब्रियोनल एक्सेस होती है, दो कॉटलिडन्स होते हैं। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सेस अबव द लेवल ऑफ कॉटलिडन्स इज एपिकोटाइल which terminates with the plumule or stem tip. The cylindrical portion below the level of the cotyledons is hypocotyle that terminates at its lower end in the radicle or root tip. The root is covered with the root cap. ठीक है, अब जो है क्या होता है, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। देखो ये ना मैं दिखा देती हूँ एक बार ये वाला, ठीक। देखो ये बन गया यहाँ पे जाइगोट, उसके बाद ये जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, ये पूरा बड़ा वाला, और ये जो है इसका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, और ये एंटीपोडा सेल जो है वो डीजेनरेट हो गई। उसके बाद देखो ये जाइगोट बन गया, फिर ये जाइगोट दो इसमें डिवाइड हो गया, उसके बाद ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बन गया, ठीक है। उसके बाद हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बन गया, उसके बाद कौन सा बन गया, ये देखो ये रहा मैच्योर एम्ब्रियो, जिसमें ये यहाँ से रेडिकल है, मतलब यहाँ से रूट का फॉर्मेशन होगा, और ये दो कॉटलिडन्स है, ठीक है। तो ये दिखा दिया मैंने एक बार। अब इसके बाद ये जो लिखा हुआ है कहाँ गया, ये वाला, ये देखो एक होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक, जो बीच से कट करता है, दैट इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। और उस एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर नीचे क्या होते हैं, एक रूट टिप, एक शूट टिप होता है। डाइकॉट में क्या होता है, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है जो दो कॉटलिडन्स को सेपरेट करता है, इस तरह से, देखो इस तरह से दो कॉटलिडन्स को सेपरेट करता है एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है, डाइकॉट्स में होता है ये सिर्फ। The portion of embryonal axis above the level of cotyledons is epicotyle, which terminates with the plumule or stem tip. जो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसको एपिकोटाइल बोला जाता है, इसमें शायद है नहीं, देखो ये रहा, ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन है दैट इज शूट एपिक्स, एपिकोटाइल है जहाँ से शूट बनेगा, और नीचे वाला जो पोर्शन है ये है रेडिकल जहाँ से रूट बनेगा, और उसके ऊपर जो है एक कैप लगी हुई है, इसको बोला जाता है रूट कैप, जो प्रोटेक्ट करती है रूट्स को, ठीक है। सो एम्ब्रियोज ऑफ मोनोकॉटलिडन्स, एम्ब्रियोज जो है मोनोकॉटलिडन्स के पजेस ओनली वन कॉटलिडन, सो मोनोकॉट में सिर्फ एक कॉटलिडन होता है। इन द ग्रास फैमिली द कॉटलिडन इज कॉल्ड एज स्क्यूटेलम, सो ग्रास फैमिली में कॉटलिडन को जो है स्क्यूटेलम बोला जाता है, ठीक है। ये देखो, हाँ ये जो है ये डाइकॉट वाला है, डाइकॉट वाला ये प्लूम्यूल है, ये रेडिकल है, ये रूट कैप है, ये दैट इज द हाइपोकोटाइल एंड दिस इज द टू कॉटलिडन्स, ठीक। और ये मोनोकॉट में सेम वैसे ही शूट एपिक्स है, इसमें रेडिकल है जहाँ से रूट बनता है, रूट कैप भी है, और ये वाला जो पार्ट है दिस इज द स्क्यूटेलम, ठीक। ये वाला जो एक ही कॉटलिडन बचता है, मोनोकॉट में सिर्फ एक कॉटलिडन होता है, और उस एक कॉटलिडन को बोला जाता है स्क्यूटेलम। डाइकॉट में दो कॉटलिडन्स होते हैं, जैसे ये एक और ये दो, ठीक है, तो ये डाइकॉट होता है इसीलिए। दैट इज सिचुएटेड टूवर्ड्स वन साइड, एक साइड में सिचुएटेड रहता है स्क्यूटेलम लैटरल ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस एट इट्स लोअर एंड, उसके नीचे वाले एंड में द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज द रेडिकल, सो एम्ब्रियोनल एक्सिस के लोअर एंड में क्या होता है, रेडिकल होता है, एंड रूट कैप होती है, एनक्लोज्ड इन एन अनडिफरेंशिएटेड शिथ कॉल्ड एज कोलियोराइजा, और एक अनडिफरेंशिएटेड शिथ भी होती है, ये देखो ये वाली, जिसको क्या बोला जाता है, कोलियोराइजा बोला जाता है। The portion of the embryonal axis above the level of the attachment of the scutellum, जो स्क्यूटेलम का अटैचमेंट है उसके ऊपर वाला जो पोर्शन है दैट इज एपिकोटाइल, ठीक, नीचे वाला हाइपोकोटाइल, ऊपर वाला एपिकोटाइल। एपिकोटाइल हैज अ शूट एपिक्स, एपिकोटाइल में क्या होता है, शूट एपिक्स होता है, एंड अ फ्यू लीफ प्राइमोर्डिया एनक्लोज्ड इन हॉलो फॉलिकुलर स्ट्रक्चर दैट इज कोलियोप्टाइल, लीफ प्राइमोर्डिया होता है, देखो ये रहा लीफ प्राइमोर्डिया, यहाँ से लीफ बनेंगे, और इसको क्या बोला जाता है, कोलियोप्टाइल बोला जाता है, ठीक। फिर आते हैं सीड। इन एंजियोस्पर्म्स द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, सीड जो है फाइनल प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, सीड क्या होता है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है। सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट्स,
सीड्स जो है फ्रूट्स के अंदर बनते हैं। अ सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ सीड कोट्स। सीड के ऊपर क्या होता है, सीड कोट होता है, कॉटलिडन्स होते हैं और एम्ब्रियो एक्सिस होता है। द कॉटलिडन्स ऑफ द एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर्स जनरली थिक एंड स्वोलन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व्स एज इन लिग्यूम्स। सो ये कॉटलिडन्स क्या होते हैं, उसमें सिंपल स्ट्रक्चर्स रहते हैं जिसके अंदर ढेर सारा फूड रिजर्व्स भरा रहता है, जैसे कि लिग्यूम्स हो गया। सो मैच्योर सीड्स में बी नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स हैव नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म एज इट इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। सो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स ऐसी रहती है जिसमें कोई एंडोस्पर्म नहीं बचता है, वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम पूरा कंज्यूम हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है पी ग्राउंडनट। और एल्ब्यूमिनस सीड्स जो है रिटेन पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म। एल्ब्यूमिनस सीड्स ऐसी होती है जिनमें जो एंडोस्पर्म का कुछ पार्ट रहता है एज इट इज़ नॉट कम्प्लीटली यूज्ड अप ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। इसका एग्जाम्पल है व्हीट, मेज, बार्ले, कैस्टर। सो ओकेजनली इन सम सीड्स सच एज ब्लैक पेपर, कुछ सीड्स जैसे ब्लैक पेपर्स हो गया, बीट हो गया, रेमिनेंट्स ऑफ न्यूसेल्लस के रेमिनेंट्स भी रह जाते हैं। दिस रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेल्लस इज पेरिस्पर्म। फिर जो कुछ न्यूसेल्लस के सेल्स जो है रह जाती है उसको बोला जाता है पेरिस्पर्म बोला जाता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। सो इंटेग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल्स हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट्स। सो जो इंटेग्यूमेंट्स रहते हैं ओव्यूल्स के, वो क्या बनाते हैं, सीड कोट बनाते हैं। द माइक्रोपाइल रिमेन्स एज स्मॉल पोर इन द सीड कोट। सो माइक्रोपाइल जो है छोटा सा पोर रह जाता है सीड कोट के अंदर। दिस फैसिलिटेट्स एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। सो जर्मिनेशन के टाइम जो माइक्रोपाइल जो एंड है वहाँ से ऑक्सीजन और वाटर सीड के अंदर जाता है। As the seed matures, its water content is reduced and seed becomes relatively dry, 10 to 15% moisture by mass. The general metabolic activity of embryo slows down. The embryo may enter a state of inactive called as dormancy, or if favorable conditions are available, adequate moisture, oxygen and suitable temperature, they germinate. ठीक है। सो अब क्या होता है, द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ एम्ब्रियो स्लोज डाउन। क्या होता है, जैसे जैसे सीड जो है मैच्योर होता जाता है वैसे वो ड्राई होता जाता है, जिसके थ्रू जो है एम्ब्रियो की एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है और एक इनएक्टिव स्टेट में आ जाता है जिसको बोला जाता है डोरमेंसी बोला जाता है। जब सीड को फेवरेबल कंडीशन मिलता है, मतलब जैसे ऑक्सीजन हो गया, मॉइस्चर, टेम्परेचर, तब वो जर्मिनेट होता है, ग्रो होता है। दी ओव्यूल्स मैच्योर इंटू सीड्स। ओव्यूल्स जो है सीड्स में मैच्योर हो जाते हैं। दी ओवरी डेवलप्स इंटू फ्रूट्स, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल्स इंटू सीड्स एंड ओवरी इंटू फ्रूट। ठीक, प्रोसीड साइमल्टेनियसली। सो ओव्यूल जो है सीड में बदलता है और ओवरी जो है फ्रूट में बदलती है। द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप्स इंटू वॉल ऑफ फ्रूट कॉल्ड एज पेरिकार्प। सो जो ओवरी की वॉल जो है फ्रूट के वॉल में डेवलप होती है जिसे पेरिकार्प बोला जाता है। द फ्रूट्स में भी फ्लैशी इन गुआवा, कुछ में फ्रूट्स जो है फ्लैशी होते हैं जैसे गुआवा हो गया, ऑरेंज हो गया, मैंगो एक्सेट्रा, और मे बी ड्राई, किसी में ड्राई होते हैं जैसे ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड एक्सेट्रा। सो मैनी फ्रूट्स हैव इवॉल्व्ड मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। ठीक है। इन मोस्ट प्लांट्स बाय द टाइम द फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी। सो बहुत सारे प्लांट्स में फ्रूट जो है ओवरी से डेवलप होता है। अदर फ्लोरल पार्ट्स डीजनरेट एंड फॉल ऑफ। हाउएवर इन फ्यू स्पीशीज, कुछ स्पीशीज में जैसे एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैशू एक्सेट्रा, द थैलेमस ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स द फ्रूट फॉर्मेशन। जो थैलेमस होता है, जो स्टॉक होता है जिसके ऊपर फ्लावर जुड़ा रहता है, वो क्या बनाता है, फ्रूट फॉर्मेशन करता है। सच फ्रूट्स आर कॉल्ड एज फॉल्स फ्रूट। ऐसे फ्रूट को फॉल्स फ्रूट बोला जाता है। मोस्ट फ्रूट्स हाउएवर डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी एंड आर कॉल्ड एज ट्रू फ्रूट। जो ओवरी से फ्रूट बनते हैं उनको ट्रू फ्रूट्स बोला जाता है। ऑल्दो इन मोस्ट ऑफ द स्पीशीज फ्रूट्स आर रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, देयर आर फ्यू स्पीशीज, कुछ ऐसी स्पीशीज है in which fruits develop without fertilization। फ्रूट्स जो है बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होते हैं। सच फ्रूट्स आर कॉल्ड एज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स बोला जाता है जो बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाता है। बनाना इज वन सच एग्जाम्पल। पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स एंड सच फ्रूट्स आर सीडलेस। और ये फ्रूट्स जो है सीडलेस होते हैं। देखो ये कुछ थैलस वाले फ्रूट्स के एग्जाम्पल्स है। देखो ये मोनोकॉट, ये पूरा इसका, ये देखो दिस इज द एंडोस्पर्म मतलब कॉटलीडन, ये मोनोकॉट का है। ठीक। सो सीड्स जो है ऑफर सेवरल एडवांटेजेस टू एंजियोस्पर्म्स।
सीड्स जो है ढेर सारे एडवांटेजेस देती है एंजियोस्पर्म्स में. Firstly, since reproductive processes such as pollination and fertilization are independent of water, seed formation is more dependable. So seed formation water पर ज़्यादा depend करती है. Also, seeds have better adaptive strategies for dispersal to new habitats and help these species. Species को help करता है to colonize in other areas as they have sufficient food reserves. Young seedlings, so जो young seedlings रहती है are nourished until they are capable of photosynthesis on their own. The hard seed coat provides protection to the young embryo. Being products of sexual reproduction, they generate new genetic combinations leading to variation. So यहाँ पे दिया है कि सीड के जो है क्या एडवांटेजेस है. सीड के अंदर जो है ढेर सारा रिजर्व फूड मटेरियल्स रहता है जो यंग सीडलिंग को नरिश्ड करता है जब तक वो खुद फोटोसिंथेसिस ना करे. जो उसका सीड का जो हार्ड कोट रहता है वो प्रोटेक्ट करता है एम्ब्रियो को, और उसमें क्या होता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की वजह से जेनेटिक कॉम्बिनेशंस आती है जिनकी वजह से वेरिएशंस आते हैं. सो सीड जो है इज़ द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर. सीड जो है हमारे एग्रीकल्चर का बेसिस है. डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी ऑफ मैच्योर सीड्स आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड्स which can be used as food throughout the year and also to raise crop in next season. So सीड को जो स्टोर किया जाता है थ्रू आउट ईयर और अगले सीजन में क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं. Can you imagine agriculture in the absence of seeds or in the presence of seeds which germinate straight away soon after formation and cannot be stored? So how long do the seeds remain alive after they are dispersed? This period again varies greatly. So कितना seeds जो है उनके डिस्पर्स होने के बाद वो जिंदा रहती है, तो ये जो पीरियड वैरी करता है. इन फ्यू स्पीशीज दी सीड्स लूज वायबिलिटी विद इन फ्यू मंथ्स. कुछ स्पीशीज में सीड्स जो है कुछ ही महीनों में वायबिलिटी खो देता है. सीड्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज लिव फॉर सेवरल ईयर्स. ढेर सारे स्पीशीज के सीड्स जो है कई सालों तक रहते हैं. सम सीड्स कैन रिमेन अलाइव फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स. देयर आर सेवरल रिकॉर्ड्स ऑफ वेरी ओल्ड येट वायबल सीड्स. बहुत पुराने वायबल सीड्स का रिकॉर्ड है. द ओल्डेस्ट इज दैट ऑफ लुपाइन दैट इज लुपिनस आर्टिकस एक्सकावेटेड फ्रॉम आर्टिक टंड्रा. आर्टिक टंड्रा से जो सीड्स निकाले गए थे लुपाइन के, वो दी सीड्स जर्मिनेटेड एंड फ्लावर्ड आफ्टर एन एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ 10,000 ईयर. 10 सालों से जो है वो सीड्स वैसे के वैसे ही थे. The dormancy. A recent record of 2,000 years old viable seed of the date palm. So date palm की seeds भी 2,000 साल तक जो है viably रह जाते हैं. So Phoenix dactylifera discovered during the archaeological excavation at King Herod's palace near the Dead Sea. ठीक है. After completing okay. फिर आते हैं एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियो. अब एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियो क्या होता है. सो ऑल्दो सीड्स इन जनरल आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन. सीड फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है. अ फ्यू फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज सम स्पीशीज ऑफ एस्टेरेसी एंड ग्रासेस हैव इवॉल्व्ड अ स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन. अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वहाँ पे जो है क्या बन रहा था, फ्रूट बन रहा था विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज नोन एज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट. यहाँ पे सीड बन रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के, जिसको बोला जाता है एपोमिक्सिस. ठीक. दस एपोमिक्सिस इज फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एपोमिक्सिस जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देयर आर सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड्स. एपोमिक्टिक सीड्स डेवलप करने के ढेर सारे तरीके हैं. इन सम स्पीशीज द डिप्लॉयड एग सेल इज formed without reduction division and develops into the embryo without fertilization. अब कुछ स्पीशीज़ में क्या होता है, डिप्लॉयड एक्सेल बन जाता है. जैसे फर्टिलाइजेशन के लिए हैप्लॉयड एक्सेल बन रहा था, लेकिन इन स्पीशीज़ में अब डिप्लॉयड एक्सेल बन जाता है, जो कि क्या होता है बिना रिडक्शन डिवीजन के बनता है और डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में बिना फर्टिलाइजेशन के. मोर ऑफन एज इन मैनी सिट्रस एंड मैंगो वराइटीज़. बहुत सारे सिट्रस और मैंगो वराइटीज़ में सम ऑफ द न्यूसेलर सेल्स, जो न्यूसेलर की जो सेल्स है सराउंडिंग द एम्ब्रियो सैक स्टार्ट डिवाइडिंग. अब इन स्पीशीज़ में क्या होता है, न्यूसेलर सेल्स जो डिवाइड होना स्टार्ट करती है, प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में घुस जाती है एम्ब्रियो सैक के अंदर, एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियोज, और एम्ब्रियोज में डेवलप हो जाती है. इन सब स्पीशीज़ ईच ओव्यूल कंटेन्स मेनी एम्ब्रियोज. अब क्या होता है, उधर तो ढेर सारी सेल्स होती है, इसीलिए इन स्पीशीज़ में एक ओव्यूल में ढेर सारे एम्ब्रियोज बन जाते हैं, क्योंकि न्यू सेलर्स की सेल्स जो है एम्ब्रियो सैक में घुस करके जो है एम्ब्रियो बना देती है. सो अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज रिफर्ड टू एज पॉली एम्ब्रियोनी.
सो एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का अकरेंस होना सीड के अंदर, उसको बोला जाता है पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है। सो हाइब्रिड वराइटीज़ ऑफ सेवरल, सो हाइब्रिड वराइटीज़ ऑफ several of our food and vegetable crops are being extensively cultivated. So hybrid varieties बनाई जा रही है. Cultivation of hybrids has tremendously increased productivity. Hybrid varieties की वजह से हमारी productivity बढ़ गई है. One of the problems of hybrid is that hybrid seeds, जो hybrid seeds है, have to be produced every year. Hybrid seeds को हर साल produce करना पड़ता है. If the seeds collected from hybrids are sown, the plants in the progeny will segregate and do not maintain hybrid characters. अगर हाइब्रिड सीड्स को हम सो करते हैं, मतलब हाइब्रिड सीड्स को अगर ग्रो करते हैं, तो प्रोजेनी में क्या हो जाएगा, सेग्रीगेट हो जाएंगे कैरेक्टर्स, जिसकी वजह से हाइब्रिड कैरेक्टर्स शो नहीं होगा. प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इज कॉस्टली एंड हेंस द कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड बिकम्स टू एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर्स. हाइब्रिड सीड्स हर साल प्रोड्यूस करना जो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है, इसलिए जो फार्मर्स के लिए चीज़ बहुत एक्सपेंसिव हो गई है. इफ़ दिस हाइब्रिड्स आर मेड इनटू एपोमिक्स, अगर इन हाइब्रिड्स को एपोमिक्स बना दिया जाए तो देर इज़ नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स, अभी इसमें कोई सेग्रीगेशन नहीं होगा. इट मीन्स नो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, इट मीन्स नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स. तो जो हाइब्रिड वैरायटी, हाइब्रिड जो सीड बनेगी वो पूरी की पूरी अपने सेम टू सेम एज अ मदर प्लांट होगी, मदर प्लांट जैसी ही पूरी की पूरी होगी in the hybrid progeny. So then the farmers can keep on using hybrid seeds to raise new crop year after year and he does not have to buy hybrid seeds every year. अगर एपोमिक्टिक से अगर हम लोग सीड बनाते हैं तो फार्मर्स जो है आराम से हाइब्रिड सीड्स को हर साल यूज़ कर सकते हैं और उनको कहीं से हाइब्रिड सीड्स खरीदनी ना पड़े. Because of the importance of apomixes in hybrid seed industry, active research is going on in many laboratories around the world to understand the genetics of apomixes and to transfer apomictic genes into hybrid varieties. So apomixes का जो है हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में यूज़ देख करके इस पर कई रिसर्च हो रही है ताकि जो है apomixes को जो है यूज़ किया जाए, सो ट्रांसफ़र किया जाए अपोमिक्टिक जीन्स को इनटू हाइब्रिड वैरायटीज़, ठीक है. सो ये जो है चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है. तो अगर आपको मतलब अच्छा लगा है मेरा पढ़ाना तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को. ऐसे ही जो है नेक्स्ट 11-12 स्टैंडर्ड के वीडियोस और मैं डालती रहूँगी, ठीक है. और अगर कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में आप वो क्वेश्चन डाल दीजिए, मैं उसके आंसर आपको कमेंट्स पे लिख दूँगी. थैंक यू.